पढ़ रहे हैं यार, ये क्यों जरूरी है ये जानना कि मंत्रियों के पास क्या पावर है, मंत्री कौन होता है? देखो, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे आपको याद आएंगे राजे महाराजे पुराने, आपने पिक्चर देखी होंगी जोधा अकबर। आपको पुराना जब आप हिस्ट्री याद करते हो तो उसमें आप देखते हो कि एक राजा हुआ करता था, उसका अपना कोई वजीर होता था, या उसका अपना कोई ऐसा बीरबल या और कोई ऐसा अफसर जिसको उसने और अच्छा एक नोबेल बना के रखा हुआ है, नवरत्न बना के रखे हैं। जैसे आप जोधा अकबर मूवी में अगर आपको याद हो तो एक टोडरमल हुआ करते थे, जो उनके ट्रेजरर थे, जो उनके खजांची थे, जो मुगल खजाने की देखरेख करते थे। यानी कि टोडरमल उस समय के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर थे वहां के। और जब हमने देखा कि अच्छा ये राजा ने ही इनको बनाया हुआ है, राजा ने जिसको चाहा उसको बना दिया अपना वजीर, उसको बना दिया अपना जैसे कहते हैं कि सेनापति, उसको किसी और को बना दिया अपना कोई राजदूत बना के भेज दिया। तो पहले राजा की चल रही है, राजा के बाद हमारे अंग्रेज आए। अंग्रेजों के जमाने में हमने देखा कि भैया एक वाइसरॉय साहब है, गवर्नर जनरल साहब है, वो जब चाहे जो कर रहे हैं, बंगाल का पार्टीशन कर दे रहे हैं, राउलेट एक्ट लगा दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इंडियंस के हित में नहीं है और इंडियन से लूट रहे हैं। 45 ट्रिलियन हमारी जो संपत्ति है, इसका हमने आज की तारीख में अगर उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखोगे तो इतनी अमाउंट ब्रिटेन हमारे से लूट के लेके गया। और इसके बाद तो जो डैमेज किया है लाइवलीहुड को वो तो अलग बात है, किसी के माता पिता चले गए, किसी के कुछ और चले गए। कुल मिला के ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक ऐसी ताकत है, वो एक ऐसी सत्ता है जो लोगों से चुन के नहीं बैठी हुई है। अगर वो लोगों की होती, लोगों से चुन के जा रही होती तो वो लोकतांत्रिक सत्ता होती, वो लोगों के हित की बात कर रही होती कि भाई इन्हीं जनता ने हमको चुन के भेजा है, फिर बाद में ये जनता हमको फिर बाद में कोसेगी। तो अब इस चीज को हमने सॉल्व किया, मजा हमने कहा देखो भाई कोई भी किसी के हाथ में एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी, क्योंकि हम देख के भुगत चुके हैं। अब दूसरे जिसके पास पावर जाएगी तो भैया वो पावर ऐसी नहीं होगी कि एब्सोल्यूट है, वो पावर को वो तब एंजॉय कर सकता है जब उसके पास जनता का आशीर्वाद हो, यानी किसी पार्लियामेंट के किसी न किसी हाउस का मेंबर बने तब वो मंत्री बन सकता है। ऐसे करके हमने हमने सारे मिनिस्टर बनाए। मिनिस्टर माने वजीर पुराने जमाने के, तो क्योंकि अच्छा मिनिस्टर ही होंगे जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं सारे काम करने में। कोई एक डिफेंस मिनिस्टर होगा, कोई एक होम मिनिस्टर होगा, कोई विदेश मंत्री होगा, कोई वित्त मंत्री होगा, कोई कॉमर्स का ये पूरी मिनिस्ट्री देख रहे होंगे। तो हर चीज के मिनिस्टर है, रेलवे के मिनिस्टर है, अपने सबके सब। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर को अगर किसी को अपॉइंट करना है कि साहब मैं चाहता हूं कि फलाना व्यक्ति बन जाए मेरा लॉ मिनिस्टर, ठीक है, जैसे पिछले साल हमने देखा था कि आदित्य सर आपके लॉ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो लॉ मिनिस्टर बनने के लिए मेरे पास जनता का आशीर्वाद पहले होना चाहिए। कोई भी काम करने की मेरे पास अगर कोई शक्ति हो तो उसके पहले मेरे पास एक चीज हो जो है पीपल्स मैंडेट, लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ हो। यहां साहब आप हमारे यहां से चुन के गए हो पार्लियामेंट, देश के लोकतंत्र के मंदिर में, तब आप आगे कुछ करो, तब तो आप बन सकते हो। अगर वो आशीर्वाद नहीं है तो आप फिर कोई और काम नहीं कर सकते जो पब्लिक डोमेन में हम जो एक मंत्री कर सकता है। अब इसको इस चैप्टर को आगे खोलते हैं। शुरू में आए हैं हमारे कुछ क्वेश्चन, इनको बाद में देखेंगे, आप ही सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा। चलिए वापस चलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या कहती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है हम पिछली कुछ क्लासों में समझ चुके हैं, ज्यादा भले हम नहीं समझेंगे क्योंकि अभी पार्लियामेंट चैप्टर नहीं आया, पर हम इतना जरूर समझ रहे हैं कि ये जो मंत्री दल होते हैं, ये मोदी जी हैं, ये राजनाथ सिंह जी हैं, ये गृह मंत्री जी हैं, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के मिनिस्टर हैं। तो ये सारे के सारे हमारे मंत्री दल हैं। इसका मतलब है कि ये है हमारा एग्जीक्यूटिव। अब ये एग्जीक्यूटिव टेम्पररी है, ये हर 5 साल में गद्दी से उतारा जाएगा, जनता के बीच में जाएंगे ये सब और डिसॉल्व हो जाएंगे। आपका जो फ्यूचर होगा वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का नेचर का होगा। मतलब आप एक बार जब ऑफिस में जाओगे तो आप प्रमोट होते होते ही रिटायर होगे। ऐसा नहीं होगा आपको 5 साल फिर से आईएएस का एग्जाम लिखना पड़ेगा, वो नहीं होगा। अब जब ये एग्जीक्यूटिव जब ये फॉर्म होना चाहता है, ये जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है, तो ये कैसे होता है? ये होता ऐसे है कि साहब ये पहले बने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां से आए, पहले ये गए अपने पार्लियामेंट में, इन्होंने कहा कि साहब हम अब जनता के यहां से चुन के आ गए, मैं हूं फलानी जगह से एमपी, आप हो फलानी जगह से एमपी, हम सब लोग हैं, हमारे पास मेजॉरिटी भी सिद्ध हो गई और राष्ट्रपति जी ने आप हम सब में से मुझे चुना है पीएम। अब मुझे बनानी है अपने मंत्रियों का दल। तो यानी कि इन्हीं सब 550 लोगों में से 543 प्लस 2 45 इन लोगों में से क्या होगा कि मैं अपने ऐसे 70-80 लोग छांटूंगा जिनको कि मैं मंत्रालय दे सकूंगा। यानी कि इन्हीं लोगों में से आए हैं। तो अब ये लोग जितने हैं इनमें से हो सकता है मैं इनको चुन लूं, मैं सकता है विपक्ष में से भी चुन लूं। मेरा मन है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं आज खुश हूं, मैंने कह दिया जो पार्टी हारी हुई है, जो पार्टी अपोजिशन में बैठी हुई है, मुझे उससे भी मंत्री चाहिए, मैं बनाऊंगा उसका डिफेंस मिनिस्टर। क्या पता अच्छा ही हो, इतना अच्छा नेता हो, इतना अच्छा उसमें कैलिबर हो, इतना उसका विजडम हो, एक्सपीरियंस हो उसके पास, क्यों नहीं बनाऊंगा मैं? तो अब मैं पीएम हूं, मैं अपने 70-80 दलों का एक ऐसा गुट बनाने जा रहा हूं जो कि पूरे देश का, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी कमान संभालेंगे। ठीक है, अब यानी कि यहां से ही निकल के आए हैं ये एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। उल्टा नहीं है, लेजिस्लेचर इज नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। नो, ये है कुल मिला के 70 से 80 लोग, 70 to 80 लोग, ऐसे समझ लो। 70-80 मंत्री हैं, कोई कोयले का मंत्री है, कोई टेक्सटाइल का मिनिस्टर है, कोई रेलवे का मिनिस्टर है, कोई एविएशन मिनिस्टर है, कोई डिफेंस फॉरेन सब चीज सारे इतने होंगे 70 से 80 लोग। अब इसके ऊपर पाबंदी है कि एक नंबर से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। अभी आगे देखते हैं वो क्यों है। नाउ ये जो मिनिस्टर होते हैं ये कानून का पालन करवाते हैं, मतलब ये कानून को इंप्लीमेंट करवाते हैं, कानून का एप्लीकेशन होता है। कानून बना यहां से, इन सब लोगों ने ये इनको जोड़ लो, जितने भी 770 प्लस लोग आ रहे हैं, तो 778, तो ये सब लोग क्या करते हैं? अब इनमें से 2 लोग वोट नहीं करते। वो 2 लोग कौन से हैं वो बताना जरा, ठीक है? यहाँ पे 12 लोग हैं, वैसे यहाँ पे 12 हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं। अब खैर वो 2 अब तो रही नहीं है। एनीवे, तो जब ये लोग मिलकर कोई कानून पास कर देंगे, राष्ट्रपति का ठप्पा लग जाएगा उसके ऊपर और वो बिल एक्ट बन जाएगा, तब वो एक्ट का पालन करवाने की जिम्मेदारी आएगी इन लोगों की। ये क्या करेंगे? ये उस कानून का पालन करवाएंगे और जो कानून तोड़ेगा ये उसको उठा के लेके जाएंगे जेल में। ये मतलब ये लोग नहीं, इनका पूरा आगे का सिस्टम नीचे का, यहाँ का सेक्रेटरी, यहाँ के पुलिस प्रशासन, सब सारे मिलिट्री आर्मी जितनी सारी इनके नीचे सब कुछ है। अब सेंट्रल सरकार यही है, तो ये लोग से पालन करवाएंगे। जो कानून तोड़ेगा वो जाएगा फिर हवालात में, वो सजा भी पाएगा, जुडिशरी उसको सजा देगी, जुडिशरी कहेगी हां साहब तुमने लोगों को बनाया वो कानून जो हमारा है तुमने उसका पालन नहीं किया, तुम जा रहे हो जेल। नाउ एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। ये इतने सारे लोग मिलके ये लोग हैं, ये इनसे सवाल पूछेंगे साहब कब लाओगे कानून? ये तुम तो कह रहे थे आते आते तुम ये ला दोगे, वो ला दोगे, कब आएगा, कहां है? या ये लोग कहेंगे साहब ऐसा कानून क्यों लाए हो, क्या करने के लिए लेके आए हो, नहीं चाहिए था कानून, पहले रीजन दो। तो ये सारे के सारे लोग तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब है कि ये लोग रिस्पांसिबल हैं टू द लेजिस्लेचर। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तुम्हें पता है जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो कौन है? पिछली क्लास में देख चुके हैं वो कौन है, पिछली। नाउ ठीक है, ये आगे समझ में हमको कि हां ऐसा होगा। अब हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या चाहिए, क्या करना है इनसे, क्या मिलेगा इनसे, तो समझ में आ गया कि हां ये बॉडी है जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, देश में हाईएस्ट डिसीजन बॉडी है। कैबिनेट मंत्री होना मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना, साहब मंत्री हो। अब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ तालमेल बिठा के देश के सारे फैसले लेवा सकते हो। आपके पास अथॉरिटी है, हर पॉलिसी में क्या बदलाव लाना है, क्या नई पॉलिसी लेके आनी है, कोई नई स्कीम लेके आनी है, आप ही ला सकते, ठीक है, जब आप मंत्री बनते हो। तो अब इन सब पूरे 70 लोगों का जो मुखिया होगा हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, हमें पता है। अब एक एक करके हमें ये देखना है ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रावधान दे रखे हैं इन लोगों के बारे में। क्यों देने पड़े संविधान को शुरू में ही? क्योंकि हमें ये तय करना था ये देश की अगर हाईएस्ट ऐसी बॉडी है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है कलेक्टिवली, तो भैया इस बॉडी पे एक रोकथाम लगाओ, संविधान से ही इस बॉडी को लिमिट कराओ। एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि सरकार पर लिमिटेशन लगाता है। अब आर्टिकल 74 पहला आर्टिकल ये कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे हर जगह आपको एड एंड एडवाइस ये सी आएगा, यहाँ पे बताऊंगा। ये दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं, एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइस, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? ये नाउन होता है, ये संज्ञा होती है, और ये होता है वर्ब, ये होता है कारक, मतलब जो एक्शन वाला पॉइंट। तो एडवाइस माने मैं जब किसी को कोई सलाह देता हूं तो वो सलाह को मैं बोलूंगा कि एडवाइस दी है मैंने, और मेरे सलाह देने के काम को बोला जाएगा कि हां मैंने उसको एडवाइस दी है। ऐसे फर्क है, दोनों चीज देखते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज देयर हेड शैल एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, यही कहता है पहला आर्टिकल हमारा 74। ये कह रहा है कि साहब राष्ट्रपति जी जिनके नाम पे आप कोई भी काम की जिम्मेदारी लेते हो, कोई भी काम का शुरुआत होती है, कोई भी काम का इंप्लीमेंटेशन होता है, तो राष्ट्रपति जी साइन करते हैं उस पर। राष्ट्रपति जी उस पर साइन तब करते हैं जब ये मंत्रिदल अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर जो उनके मुखिया हैं ये उनको बोलें, राष्ट्रपति को ये उनको हेल्प करें, ये उनको एडवाइस दें। अच्छा ठीक है। हाउएवर प्रेसिडेंट के पास एक चीज है, ही मे रिक्वायर द सीओएम टू रिकंसीडर सच एडवाइस। अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बहुत जल्दबाजी में, बहुत हेस्टी, बहुत ही ज्यादा मतलब इल फॉर्म्ड ओपिनियन के साथ मुझे कोई एडवाइस दी है और मुझे समझ में आ रहा है कि एडवाइस जो है देश में उथल-पुथल मचा देगी, देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो राष्ट्रपति जी कह सकते हैं आप प्लीज प्राइम मिनिस्टर अपने पूरे मंत्रिदल के साथ
दोबारा इस पे चर्चा कर लो। अगर आपको लग रहा हो मैं कुछ रिकमेंडेशन देना चाह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको नहीं करना चाहिए, तो आप इस पे सोच लो एक बार। प्राइम मिनिस्टर कहेंगे सर ठीक है, आपकी बात सुन, आपकी बात का भैया सम्मान है, इसलिए हम एक बार उसकी बात सुनेंगे, लेकिन हम ये कानून आपके पास फिर लेके आने वाले हैं 2 महीने बाद, तब आपको साइन करना पड़ेगा। तो यही होता है आफ्टर रिकंसिडरेशन। जब पीएम ने और उनके मंत्री दल ने उसका रिकंसिडरेशन कर लिया, इन्होंने कुछ बोला है कि साहब सुन लो हमारी पूरी, तब राष्ट्रपति उसके बाद अगर इनके पास आ गई राष्ट्रपति बस फिर ये फ्री एडवाइस, तब तो इनको माननी ही पड़ेगी। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस एडवाइस, फिर इनके पास ऑप्शन नहीं है। अब ये एक प्रावधान के तहत जोड़ा गया था हमारे संविधान में 44 अमेंडमेंट। नाउ एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट। ये भी है कि राष्ट्रपति जी को जो एडवाइस दी जा रही है, उनको जो सलाह दी जा रही है, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज ना हो जाए। मतलब अगर ये चैलेंज होगी तो प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम होगी पहली बात तो कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हम मंत्री हैं, हम सारे लोग मिलकर देश चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, और आपने क्या किया? आपने इस बात को बाहर कर दिया। आपने हमारी एडवाइस पहले तो सुन ली, हमें बुला के घर बुलाया, आपने चाय पिलाई, फिर आपने हमारी बात सुनी, आपने ठीक है, विचार करो, और परसों इस चीज पे कोर्ट में केस हो गया। मतलब हमारी आपकी बात लीक हो गई बाहर। हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, देश की इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, कोई देश में कोई बहुत अहम फैसला लेने वाले हैं, और आपने क्या किया? आपने जाकर उस पे कोर्ट में केस करवा दिया। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट कैन नॉट हैपन। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीमेट रिलेशन होता है, इंटीमेट ये होता है राष्ट्रपति का और उनके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो हमारे जो राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो एक सीक्रेट, जो एक गोपनीयता है, वो भंग ना हो, और जो भी कोई एडवाइस दे रहे हैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में दे रहे हैं, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो। ठीक बात हो गई। अब इसके बाद हम कह रहे हैं आपसे, साहब देखो अगला आर्टिकल सुनो, 74, 75, 77, 78, 88, 5 आर्टिकल हमको पढ़ने हैं। पहला आर्टिकल ये कह रहा था कि राष्ट्रपति जी को एडवाइस दी जाएगी। अब ये लोग एडवाइस देंगे कौन है? ये एडवाइस देने वाले लोग। तो इन्होंने हम यहां पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं एक प्राइम मिनिस्टर, दो तो नहीं होते, एक ही पीएम होता है। अब प्राइम मिनिस्टर जी फिर एडवाइस देते हैं राष्ट्रपति जी को कि साहब मुझे ये सारे मिनिस्टर चाहिए अपने। फिर राष्ट्रपति जी इनका अपॉइंटमेंट करवाते हैं, पूरे शपथ दिलवा के, पूरा बिल्कुल उनसे पूछ के और पूरा उनका नाम पे सिग्नेचर करके। अगर मिनिस्टर, ये जो सारे मिनिस्टर हैं, अगर ये किसी हाउस के मेंबर नहीं है, तो भी ये 6 महीने तक मिनिस्टर बने रह सकते हैं, पर इनको किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। ब्रिटेन में अलग होता है, ब्रिटेन में किसी एक ही हाउस की मेंबरशिप चाहिए होती है। वो कौन सा हाउस है बताना जरूर, ठीक है? पर्सन मस्ट बिकम ए मेंबर विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर। अगर मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी जी चाहें और बोले कि मैं आदित्य सर को अपना लॉ मिनिस्टर बनाना चाहता हूं, पर ये ना कभी एमपी बने, ना कभी चुनाव लड़े, इन्होंने ना कुछ किया, तो भी मैं 6 महीने तक मेंबर मिनिस्टर बना रह सकता हूं लॉ मिनिस्ट्री का, पर 6 महीने के भीतर मुझे किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप चाहिए, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। ठीक है, ये एक फंडा है हमारे यहाँ, और ये एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 1997 में। उसके बाद ये चीज इसको सेट कर दी गई थी कि अब इस पे कोई ज्यादा विचार ना हो, मिनिस्टर बने रह सकते हो 6 महीने के लिए, 6 महीने में अपनी कहीं ना कहीं सदस्यता अपनी पा जाओ, कहीं किसी भी हाउस की, फर्क नहीं पड़ता, आइदर बाय इलेक्शन और बाय नॉमिनेशन, किसी भी तरह से, या तो चुन के आ जाओ या नामांकित होकर आओ। कोई मिनिस्टर है अपना जो बिना चुने ये मंत्री बने हो और नॉमिनेशन के तहत किसी हाउस के मेंबर बने हो? बताओ तो बताना। नाउ एक चीज है, जो 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, वाजपेयी जी की सरकार लेके आई थी, तो इन्होंने उस समय बोला था कि जितने सारे मंत्री हैं इन सबको काउंट कर लो, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, पीएम भी इंक्लूड होंगे इसमें, इन सारे मंत्रियों को काउंट करो, और इनको बोलो कि आप सबकी जितनी भी तादाद है, आप पूरी लोकसभा के 15% टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं हो सकते। कैसे? मतलब मुझे नहीं पता कि भाई मंत्री कितने होने चाहिए, पर मुझे पता है मंत्री मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। यानी लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 543 into 15/100। ये जो नंबर आएगा, ये जो भी नंबर है, इस नंबर से ज्यादा कोई भी और ज्यादा मंत्री नहीं हो सकता। इसके पीछे वाजिब रीजन है, क्योंकि एक मंत्री के ऑफिस पे खर्चा बहुत होता है, मंत्री का काफिला जाता है, मंत्री की गाड़ियां जाती है, मंत्री के साथ अफसर अटैच होते हैं, आपके जैसे फ्यूचर ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, JS1, JS2, JS3 बनते हैं, फिर इन लोगों के साथ, फिर इस मंत्री के ऑफिस के साथ बाकी सारे ऑफिसर्स भी अटैच होते हैं, तो बहुत खर्चा हो जाता है। अब ऐसे तो क्या होगा कि अगर भाई एक पीएम जीता, उसने कहा कि मेरे तो सारे दोस्त हैं यहाँ पे एमपी, मैं काम करता हूं 300 मंत्री बना देता हूं, 543 लोकसभा की सीटें और इसमें से 300 मंत्री हैं, वाह क्या बात है, तो मेजॉरिटी में ही मंत्री हैं। नहीं तो एग्जीक्यूटिव फिर कैसे रिस्पांसिबल होगा लोकसभा के लिए? इसलिए बोला गया कि एक कैप लगा दी गई है, एक सीलिंग लगा दी गई है कि इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, 15% के नंबर के ऊपर नहीं जा सकते। ये नंबर कितना आ रहा है टोटल होकर, जितना भी आएगा उसको राउंड ऑफ कर दो, और उसके ऊपर मंत्रियों की तादाद नहीं होनी चाहिए। इसी अमेंडमेंट ने एक और बात बोली कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, आयाराम गयाराम, अगर आपने दल बदल लिया, तो आप किसी वजह से, अगर आपने दल बदला और आप मंत्री थे, तो यू विल आल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। सॉरी, नॉट पॉसिबल। दल बदलोगे तो फिर मंत्री भी नहीं रहोगे, अगर एमपी भी नहीं रहे तो मिनिस्टर तो क्या ही रहोगे। नाउ मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने आपको प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि राष्ट्रपति का ये प्लेजर नहीं होता, राष्ट्रपति खुश हैं इसलिए आप मंत्री बने हुए नहीं। जब तक भाई देखो, राष्ट्रपति का प्लेजर जो होता है, ये यूएस का वर्ड है, ये यूएस का एक फ्रेज हुआ करता है, क्योंकि वहां पे यूएस में राष्ट्रपति जी होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव के रियल हेड भी हैं। तो अब वहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति इसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, उनका मन है, मुझे लग रहा है कि ये बंदे में कैपेबिलिटी है, मैं ये इसको यहां मैं इसको भेज रहा हूं रशिया में एम्बेसडर बना के, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ माय टेन्योर। जब तक मैं राष्ट्रपति हूं यूएस का, तब तक ही मेरा और जब तक मेरा मन चल रहा है, तब तक ही मेरा भेजा हुआ एम्बेसडर रशिया में रहेगा। जब मेरा मन करेगा मैं इसको वापस कॉल करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो हमने फ्रेज वहां से सीखा कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी जब तक खुश हैं, अपना सुख अनुभव कर रहे हैं आपके ड्यूटी की वजह से, तो आप काम कर सकते हैं। हमने वो फ्रेज यूज किया है, पर हमने राष्ट्रपति को कोई ऐसा प्लेजर का मौका नहीं दिया कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक जो है भाई मिनिस्टर रहेंगे, तभी तक जो है पूरी लोकसभा चलेगी, पूरी मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्ट्रीज काम करती रहेंगी, ऐसा नहीं। ये हमारे यहाँ थ्योरेटिकल वर्ड है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया में। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, याद रखना हमारे लोकतंत्र का जो फंडामेंटल ब्रिक है, जो फाउंडेशन स्टोन है, वो ये है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। मतलब सारे के सारे मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा। जो मिनिस्टर होते हैं लोकसभा में, कोई भी एमपी हो, वो इनसे सवाल पूछ सकता है, इनसे कैसा भी सवाल, और कई तरीके से सवाल पूछ सकता है, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन, रिटन में, ओरल में आंसर, जैसे चाहे वैसे वो इनसे जवाब मांग सकते हैं। यहाँ के लोग, दिस फॉर्म्स आवर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, यही है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। नाउ दीस मिनिस्टर्स, ये जो मिनिस्टर होते हैं, दे ओन जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी टू द लोकसभा। मतलब अगर डिफेंस मिनिस्टर ने कोई काम किया है और लोकसभा उनसे नाराज है, इस बात है, उसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा खाली इन्हीं से नाराज है, नहीं, वो इन सबसे नाराज है। ये पूरे के पूरे जितने लोग हैं, दे स्विम टुगेदर, दे सिंक टुगेदर। ये एक फ्रेज है, बड़ा कॉमन है और ये आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। दे स्विम टुगेदर एंड दे सिंक टुगेदर। एक ही साथ तैरेंगे और एक ही साथ नैया से डूब भी जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉ मिनिस्टर बड़े अच्छे हैं आदित्य सर, बाकी सारे मिनिस्टर खराब हैं, तो बाकी सारे मिनिस्टर को हटा दो, आदित्य सर खाली रह जाएंगे सरकार में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्राइम मिनिस्टर गए या कोई डिफेंस मिनिस्टर गए या कोई ऐसे लोग गए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, सबके सब गए बाहर, आउट, ओवर। दे स्विम टुगेदर एंड दे सिंक टुगेदर एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। ये दो वर्ड हैं, इनका मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी काम जो उन्होंने किया हो, ऐसा कोई काम जो उन्होंने नहीं किया हो, ऐसा कुछ। तो इसको हम और भी तरीके से लिखते हैं, एक्शंस एंड इनएक्शंस। एक्शंस एंड इनएक्शंस मतलब काम करना भी और काम ना भी करना, दोनों चीजों में लोकसभा के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। लोकसभा इनको बुलाएगी और बोलेगी सेशन आ चुका है, मॉनसून सेशन आ चुका है या विंटर सेशन आने वाला है, आओ सवाल के जवाब दो। जनता ऐसे सवाल पूछना चाहिए, आओ जरा जवाब दीजिएगा। तो ऐसे इनको बुलाया जाए। नाउ राष्ट्रपति जी जो होते हैं, यही इनको शपथ दिलवाते हैं ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी टू मिनिस्टर। जैसे पीएम को दिलवाई जाती है, ऐसे ही पीएम के साथ सारे जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी राष्ट्रपति, जैसे हम देख रहे हैं कोविंद जी जो है, वो फाइनेंस मिनिस्टर जी को हमारे शपथ दिलवा रहे हैं कि आप पहले शपथ लो कि आप अपने ऑफिस के प्रति सच्ची निष्ठा। अभी आगे देखते हैं वो, तो सच्ची निष्ठा रखोगे, ये करोगे, वो करोगे, सारी बात। नाउ इनकी जो सैलरीज होती है, इनके जो अलाउंस होते हैं, जो इनको भत्ते मिलते हैं, दे शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ये सारे पॉइंट भी आगे खोल के पढ़ते हैं, एक बार जान लो ऊपर से, जो इनको जितना इनको सैलरी मिल रही है, जितना इनका वेतन मिल रहा है, जितना इनको भत्ता मिल रहा है रहने खाने का, वो सारा का सारा पार्लियामेंट तय करेगा, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद करना, ऐसा नहीं हो लिखा है कि भाई संविधान ने मेंशन कर रखा है कि हां इनको इतना मिलेगा, तो संविधान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। संविधान ने कहा पार्लियामेंट अपने विवेक के अनुसार, अपने समय के अनुसार तय कर ले किस मिनिस्टर को कितना देना चाहिए, किस रैंक पे है तो कितना मिलना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो सरकार जब चल रही है, डेली रोजमर्रा में काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो जितने भी ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस जितने भी होते हैं सरकार के, वो बोला जाता है कि साहब हमने ये लिए हैं राष्ट्रपति के नाम पे। राष्ट्रपति
के नाम पे ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। के राष्ट्रपति जी की तरफ से ऑर्डर आया है, ऑर्डर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, राष्ट्रपति जी के नाम पे भेज दिया, उनसे करवाइए हमने तो, लेकिन बोला हम ही है जो चुन के आए हुए हैं, राष्ट्रपति जी को हेड ऑफ स्टेट है और भाई हमारे फर्स्ट सिटीजन है, तो उनके नाम पे हम आपको ऑर्डर देते हैं कि आज से ये होगा, ये नहीं होगा, सब कुछ होगा। नाउ इनके नाम पे ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो जितने भी होते हैं जो राष्ट्रपति जी के नाम पे होते हैं, ये दे शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन रूल्स टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब ये है कि जैसे सरकार ने रूल्स बनवाए हैं कि भाई एक ऑर्डर अगर आना चाहिए तो फलानी मिनिस्ट्री से पास होते हुए पीएम ऑफिस से होता हुआ सीसी में जाता हुआ कैबिनेट सचिव क्या जाता हुआ फिर जाए राष्ट्रपति जी के पास, फिर राष्ट्रपति जी साइन करेंगे और वो एक पब्लिक ऑर्डर बन जाएगा। कुल मिला के वही बात है, ठीक है। अब ऐसा कोई ऑर्डर इसकी वैलिडिटी जो होगी, कैसा इनका गई है, ओह ये तो गलत हो गया ना, इसको मिटा देते हैं, नहीं मिटेगा ऐसे। हाँ, तो इसकी जो वैलिडिटी होगी ऐसे किसी ऑर्डर की, अब कोई ऐसी बात हो जाए कि इसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन हो गया, सरकार का ऑर्डर आया जो राष्ट्रपति जी के नाम, तो इसकी वैलिडिटी सही है कि नहीं, ये ऑर्डर सही है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, तो इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई ये बोल दे साहब देखो राष्ट्रपति ने तो लिखा नहीं है, लिखा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, राष्ट्रपति के नाम पे साइन मार लिए और भाई ये ऑर्डर देखो कैसा है, तो नहीं, ऐसा इस ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं इस बात पे कि इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यानी कि भले राष्ट्रपति जी उस पे विचार विमर्श नहीं किए होंगे, राष्ट्रपति जी के ऑफिस में आया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भेजा, वो लेटर फाइल आई, राष्ट्रपति ने देखा कि अच्छा इस मिनिस्ट्री चाहिए, लो साइन दो, उन्होंने पूरा पढ़ा भी नहीं क्या है उसमें, अब वो जो साइन करके जो चला गया है इसका मतलब राष्ट्रपति जी ने तो नहीं बनाया वो ऑर्डर, वो बना कहीं और है। अब इस बात पे आप गुस्सा मत हो जाना कि साहब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ऑर्डर बना हुआ था और राष्ट्रपति जी ने भाई दस्तखत किया है, तो ऐसा ऑर्डर क्या ऑर्डर माना जाएगा? नहीं, राष्ट्रपति जी ने नहीं बनाया, नहीं माना गया है कि उनके नाम पे ही लिया गया है, राष्ट्रपति जी के नाम पे हर ऑर्डर हर एक्शन लिया जाता है, सारा एग्जीक्यूटिव एक्शन जितना भी हमारा ऊपर से नीचे तक हमारा सिस्टम चल रहा है वो राष्ट्रपति जी के नाम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट वो राष्ट्रपति जी के नाम पे दिया जाता है, जहां से राष्ट्रपति जी के थ्रू ये ऑर्डर एक एक्चुअली रियलाइज हुआ है। नाउ एक और ये भी संविधान का प्रोविजन है उसी आर्टिकल में, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर टू थिंग, फॉर व्हाट, फॉर मोर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि राष्ट्रपति जी तो क्या भाई इनकी सरकार बनाएगी राष्ट्रपति जी के नाम पे, कि कैसे हमारा भाई गवर्नमेंट इंडिया का जितना बिजनेस है डे टू डे रनिंग है, इसको बोलते हैं डे टू डे रनिंग, तो डे टू डे पूरे रोजमर्रा के काम हो रहे हैं, सब उठ रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, काम खत्म हो रहे हैं, तो ये सारे जो डे टू डे फंक्शनिंग हो रही है सरकार की, ये राष्ट्रपति जी इसके लिए बनाएंगे कोई कन्वीनिएंट मेथड, साहब अब से ई फाइल आएगी या आपसे डबल या आपसे पेज पे डबल साइड प्रिंट हुआ करेंगे, जितने भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कैसा भी ऑर्डर राष्ट्रपति जी की ही मतलब उस पे साइन करेंगे फाइनल फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, यहां से कौन सा मिनिस्टर ये काम संभालेगा, कौन सा मिनिस्टर ये काम पूरा करेगा, किस मिनिस्टर के पास टाइमलाइन है कि साहब 2 महीने के अंदर दे देना पूरा करके, जैसा भी होगा ये सारे काम करवाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है आर्टिकल 78, दैट इज द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमने लास्ट साल में पढ़ा था कि पीएम साहब की ये जिम्मेदारी होती है कि वो राष्ट्रपति जी को कन्वे करें कि साहब मेरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या और मैं आप फैसला लेके आने वाला। नाउ प्राइमरी मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, यही ब्रिज है, यही वो पुल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति के बीच में। पीएम बैठ के इनसे बात करते हैं, पीएम समझाते हैं साहब देखो मेरा पूरा मंत्रिदल मेरा पूरी कैबिनेट सारी ये काम करने में राजी है, ये काम करना चाहिए। नाउ प्राइम मिनिस्टर की रिस्पांसिबिलिटी होती है टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द डिसीजंस मेड बाय द काउंसिल ऑफ, साहब हम पूरा मंत्रिदल जो रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल, क्या हुआ ये मैंने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, कि कोई भी जो संघ के जितने काम होंगे यूनियन के सेंटर के उन कामों के लिए उनको भाई यूनियन के जितने अफेयर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अराउंड, के प्रशासनिक सेवाओं के अराउंड या कोई प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान कोई नया रूल बनाना है, कोई नई तब्दीली करनी है, कोई नया बदलाव लाना है, वो दूसरे कोई नया लेजिस्लेटिव प्रपोजल, साहब हम एक नया कानून लेके आने वाले हैं, तो उस बिल के बारे में मैं आपको मेजर 3 पॉइंट बता दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति जी जब ये बिल पास हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा से तो हम आपके पास आएंगे, आप प्लीज उस पर अपना आशीर्वाद देके हम उस पर साइन कर देना, हम मान लेंगे उसको। नाउ पीएम हैज टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल। राष्ट्रपति जी ने बोला कि मुझे ये बताओ तुम अगले हफ्ते क्या सोच रहे हो, प्लानिंग क्या है तुम्हारी लोकसभा में जाने वाली, क्या बोलना क्या है तुम्हें जाके, पहले मुझे बताओ, जरा जानकारी चाहिए मुझे। राष्ट्रपति जी फिर इनसे पूछेंगे एंड पीएम की जिम्मेदारी है कि वो इनको फर्निश करें ऐसी इन्फॉर्मेशन, फर्निश माने उनको प्रोवाइड करें, उनको दें, साहब देखो ये हमारी ये आपकी जो इंक्वायरी है वो ये इसका आंसर। नाउ अगर राष्ट्रपति चाहे तो इफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्स कि अगर राष्ट्रपति ऐसा चाहे कि मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस बात पे विचार करो कि आपका एक मंत्री ने कोई ऐसी प्लानिंग कर रखी है पर आपके मंत्रिदल ने उस पर विचार नहीं किया, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपने उस मंत्री की बात सुनो, उस मंत्री का जो कंसीडरेशन है जो मेरे पास आया है, मैं चाहता हूं पूरा मंत्रिदल आपका बैठ के उस पर विचार करे, ये वो चीज है। इफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्स सो सबमिट फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन व्हिच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। ठीक बात है, मैंने आपको बताया एग्जांपल लेके कि मान लो मैं हूं एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्टर और मैं चाहता हूं कि भाई पशु क्रूरता अधिनियम में बदलाव आए और जो 50 रुपए की पेनल्टी है किसी पशु के साथ क्रूरता करने पे वो बढ़ के हो जाए 1 लाख 5 लाख 50 लाख। तो अब मैं अकेला मिनिस्टर हूं, अपने जो एनिमल हस्बेंड्री संभालता हूं, अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा मंत्रिदल सुने पर यार कोई मेरी बात की अहमियत नहीं हो पा रही है, तो मैं राष्ट्रपति जी को बोल सकता हूं राष्ट्रपति जी आपके पास ये पावर है कि आप पीएम साहब को बताओ कि मेरे इस बात पे विचार कर लें क्योंकि बहुत समय बीत गया, तो ऐसा हो सकता है। नाउ आगे चलें, तो आगे हम देखेंगे आर्टिकल 88 में एक इंपॉर्टेंट है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट द हाउस। ये ग्रामर सही है, ये ग्रामर खराब नहीं है, ऐसी लिखी हुई। नाउ पॉइंट है कि आर्टिकल 74 से लेके 78 तक तो हमने पढ़ा, फिर आर्टिकल 88 में आ रहा है, ये अगले पार्ट के उसमें है। तो आर्टिकल 88 क्या कहता है, एवरी मिनिस्टर हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस और एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ व्हिच ही और शी इज अ मेंबर। कुल क्या है कि हर मंत्री के पास ये अधिकार है कि वो सदन में जाए, अपने लोकसभा राज्यसभा जहां भी है जहां उसकी प्रोसीडिंग हो रही है वहां जाके बैठ ले, जॉइंट सिटिंग हो रही है तो हाउस की वहां जाके बैठ ले, पार्लियामेंट की किसी कमिटी का अगर वो मेंबर है तो उसमें जाके वो बैठ ले, उसकी प्रोसीडिंग देख ले, अपनी बात भी कह सकता है, पर वो वोट नहीं देगा। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट। जब ऐसा होगा कि कोई ऐसी पार्लियामेंट्री जब कमिटी होगी तो उसको अगर वहां मेंबर की तरफ बुलाया गया है जहां पे वो रिक्वायर्ड नहीं है, व्हेनेवर नॉट रिक्वायर्ड, वो वोट नहीं देगा। जहां भी रूल्स ऐसा कहते हैं कि भाई व्हेनेवर नॉट रिक्वायर्ड, जहां भी रूल्स ऐसा कहते हैं कि मिनिस्टर साहब भले इस कमिटी के मेंबर हैं पर इस कमिटी में बैठ के यस या नो पे वोट नहीं देंगे तो वो वोट नहीं दे सकते। अगर वोट दे सकने वाली कमिटी में होंगे तो वोट दे सकेंगे, अदरवाइज इसी आर्टिकल की वजह से ऐसा नहीं होगा कि जाके वोट दे आए लो खुद ही वो जीत गए, नहीं ऐसा नहीं। अब इसके बाद आगे चलो, हम कहते हैं कि हमें ये जानना है कि जो मिनिस्टर जो एडवाइस दे रहे हैं राष्ट्रपति जी को उसका क्या नेचर, क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसका एक्चुअल चीजें हैं। तो सेम लाइन आर्टिकल 74 की, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ठीक बात। अब ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने यहां लिखा एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, ये ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट के तहत। 42nd अमेंडमेंट इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कब आया था ये, तो किसकी सरकार में आया था ये। नाउ फिर अब बोला गया प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि साहब आप एक बार आपने मुझे एडवाइस दी इसको दोबारा सुन लो। फिर 44th अमेंडमेंट जो सरकार दूसरी आई थी इस सरकार के बाद, उस सरकार ने बोला कि हम एक दोबारा अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, जितना 42nd में जितना कुछ सवाल हुआ है मैं इसको शांत करते हैं। 44 में बोला गया कि ये जो बाउंडेशन लगी हुई है इनके ऊपर, ये बाउंडेशन जारी रहेगी पर राष्ट्रपति जी की बात सुन ली जाए कि राष्ट्रपति जी कहना क्या चाह रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा अच्छा एक बार पीएम मंत्रिदल पूरा बैठ के विचार कर ले, तो ठीक है कर लेते हैं, पर अगर हमने दोबारा एडवाइस दे दी राष्ट्रपति जी को देन द एडवाइस इज बाइंडिंग आफ्टर रिकंसिडरेशन। ये बोला गया 44th अमेंडमेंट में। अब समझ में 47 बोल दिया गया कि नहीं एडवाइस और बाइंडिंग खत्म। 44 में बोला गया कि नहीं एक बार थोड़ा सुन लेना, राष्ट्रपति जी हैं बड़े आदमी हैं तो इनकी बात सुनी जाएगी, फिर अगर उसकी बात सुनने के बाद भी हमने एडवाइस दी तो इनको माननी पड़ेगी। 44th अमेंडमेंट के तहत ये जो एडवाइस होगी टेंडर्ड बाय एनी मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और पीएम, दिस एडवाइस कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट। साहब भाई ये अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात, अपनी गोपनीयता की बात, ऐसा नहीं हो कि बात ही बाहर निकल गई, लो क्या एडवाइस दे रहे हैं, बात पब्लिक को जा रही है, पब्लिक को दे देते हैं एडवाइस, आपको दे रहे हैं, ऐसा कुछ। नाउ हम आगे चलेंगे, हम ये देखेंगे कि एक केस हुआ था यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी 1970। अब इस केस में चर्चा ये बात हो रही थी कि क्या ये जरूरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना आर्टिकल 74 जब लोकसभा नहीं रही, जब लोकसभा खत्म हो चुकी है, लोकसभा जाने वाली है, लोकसभा डिसॉल्व बंद कर दी गई है, तो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि हमें याद है अंग्रेजों का समय, हमें याद है पुराना मेडिवल हिस्ट्री, तो हमने वहां देखा है कि जब आर्बिट्रेरी मैनर में एक्सरसाइज होती है पावर तो कितनी खराब चीज होती है। हम बोल रहे हैं कि इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। इनका ऑफिस खत्म नहीं होगा ऐसे, भले लोकसभा भंग हो गई हो, इनका ऑफिस भंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि एनी एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कि अब जब भंग हो चुकी है लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहे नहीं, उसके बाद अगर राष्ट्रपति जी के पास
कोई एडवाइस देने के लिए है नहीं। राष्ट्रपति ने कहा अरे अब तो कोई है नहीं काउंसिल में, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई एड नहीं, कोई एडवाइस नहीं, कोई अकॉर्डेंस विद द एडवाइस नहीं, कुछ नहीं, अब तो मैं ही हूं जो नहीं। ऐसा ना हो जाए, कभी ये सिचुएशन ना हो जाए, वैक्यूम ना आ जाए। इसलिए इंटरिम सरकार भी होती है, इसलिए काउंसिल मिनिस्टर्स लगे रहते हैं जब तक अगली सरकार नहीं आ जाए। नाउ क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि एक्सरसाइज हो गई एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ एनी मिनिस्टर ऑफ एनी मंत्री दल, देन दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड दैट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 74। 74 तो मैंडेटरी है, 74 तो होना ही पड़ेगा। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। शैल बात हो रही है, मे माइट की बात नहीं होगी, होगा ही होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर 1974 में एक और शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब लिख रहा हूं खाली है ना, पंजाब समझ जाना। तो पंजाब से शमशेर सिंह जी का केस चला। यहां बात हुई कि संविधान ने तो बोला हुआ है कि देयर शैल के भाई प्रेसिडेंट का सैटिस्फैक्शन जरूरी है। जैसे इमरजेंसी लगानी हो तो हम बोलते हैं भाई राष्ट्रपति जी का सैटिस्फैक्शन जरूरी है। इफ द प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है या कोई और ऐसी आपदा आ गई है, राष्ट्रपति सैटिस्फाइड, उसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जी का पर्सनल सैटिस्फैक्शन। नो 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 नो, इट इज द सैटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पूरे मंत्री दल, उनका कैबिनेट, उनका जो है वो सैटिस्फाई हो चुका है कि हां साहब देश में आपदा की स्थिति है, यहां साहब देश में बड़ी भारी, देश में जंग होने वाली है और देश अभी परेशान हो रहा है, देश के बड़े लंबे चौड़े लड़ाई लड़नी है। तब ऐसे केस में ये नहीं कह रहे हैं कि राष्ट्रपति, क्योंकि संविधान की लैंग्वेज में तो लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, इसका मतलब है कि सैटिस्फैक्शन इज नॉट द पर्सनल सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट इज द सैटिस्फैक्शन ऑफ सीओएम। अगर मंत्री जी सारे पीएम के साथ राजी हो गए, यहां साहब देश में आपदा की स्थिति है, इमरजेंसी लगाई जाएगी, तब उसके बाद ऑप्शन नहीं बचा। अब तो इमरजेंसी लगेगी, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति सैटिस्फाई होना हो, परेशान रहे, हमसे मतलब नहीं है, पूरा मंत्री दल सैटिस्फाइड, बस ये हो गई बात। फिर आगे चलो, अब मिनिस्टर बनेंगे कैसे, कौन बना रहा है मिनिस्टर, हमें पता है राष्ट्रपति जी अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पीएम साहब कह रहे हैं साहब फलाने व्यक्ति को लॉ मिनिस्ट्री दो, फलाने व्यक्ति को मिनिस्ट्री दो, तब जाके बनेंगे। अब सेम आर्टिकल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बोथ हाउसेस आर अपॉइंटेड मिनिस्टर। लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी आ सकता है। मेरा जो मंत्री दल होगा, मैं चाहता हूं कि राज्यसभा में ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो बहुत ज्यादा साइंस की बात जानते हैं, जो बहुत ज्यादा आर्ट्स लिटरेचर बिल्कुल कॉमर्स सब बातें जानते हैं। मैं चाहता हूं कि वो पर्सन मेरी मिनिस्ट्री में रहेगा, बना लूंगा उसको, क्योंकि भाई मैं पीएम हूं, मेरे पास मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। मैं जाके बोल राष्ट्रपति जी को साहब फलाना व्यक्ति है वो मेंबर राज्यसभा का, फलाना व्यक्ति है वो मेंबर लोकसभा का, बनाओ इनको मंत्री। राष्ट्रपति जी कहेंगे ठीक है आपकी मर्जी है, देख लो, ठीक है। तो अगर मिनिस्टर मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का तो 6 महीने के भीतर वो चाहे इलेक्शन से चाहे नॉमिनेशन से बन जाए अपना मिनिस्टर, सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहां पे क्या होगा, जैसे हम देखते हैं जब जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री चुने गए, बनाए गए, तो हमने देखा कि वो मेंबर है राज्यसभा के। बात है, अब ये मेंबर हैं, इसके लिए इस वजह से ये लोकसभा में जाके कुछ बात अपनी रख सकते हैं, ये लोकसभा में जाके वहां की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बन सकते हैं। ये राज्यसभा लाल फर्श, ये लोकसभा हरा फर्श। तो अब यहां पे जाके अपनी बात कर ले, अपने बात बताएं, जो भी कहना हो कह दें, पर ये यहां लोकसभा में जाके वोट नहीं देंगे। सॉरी, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये मेंबर नहीं है यहां के, ये मेंबर यही है राज्यसभा के, चाहे तो यही वोट दे ले अपना, अगर दे पा रहे हो तो। पर जिस हाउस के मेंबर आप नहीं हो वहां का वोट कैसे दोगे? पहले मेंबर तो बनो, आगे मेंबर ही नहीं हो तो वोट दोगे? जाके आप अपनी बात कह लो, आप मंत्री हो, ठीक है, आपकी बात सुनेंगे। नाउ मिनिस्टर्स की वही ओथ जो हमने पहले पढ़ी थी पीएम के लिए, ओथ सेम है, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी, दोनों अलग-अलग है। एक तो कार्य के प्रति और एक कार्य की गोपनीयता के प्रति, दोनों चीजें हैं। मेरा कार्य क्या है कि मेरा कार्य है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, सब कुछ रखूंगा, पूरी वफादारी मेरी होगी। एंड आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की संप्रभुता, देश की अखंडता आज नहीं आने दूंगा। टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ माय ऑफिस, साहब मेरा ऑफिस है, मैं पूरी चेतना के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे होश आवास में अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। ऐसा नहीं कि आ रहा हूं दोपहर में 1 बजे ऑफिस में, नहीं, टाइम से जाऊंगा और सारे लोगों के प्रति समान तरीके से बिहेव करूंगा, अच्छा करूंगा उनके प्रति। टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और इल विल और फेवर और अफेक्शन। तो कोई भी वजह हो, किसी का भी कोई काम, कोई मेरा बहुत प्यारा हो, जो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऑफिस मिला है, एक पब्लिक ऑफिस मिला हुआ है, मेरे पास जिम्मेदारी है देश के प्रति, मैं वही निभाऊंगा। देश के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा मुझे रखनी है। साथ ही अभी जो मैं काम कर रहा हूं, इस काम के लिए कुछ सीक्रेसी की ओथ मुझे लेनी पड़ेगी। मैं शपथ लेता हूं ईश्वर को साक्षी मान के कि भैया मैं अपनी ऐसी कोई बात जो मेरे ऑफिस की है, जिसकी वजह से कोई मेरे देश की अखंडता पे कोई आंच आ जाए, कोई सिक्योरिटी पे आंच आ जाए, वो बात मैं किसी और से डिस्कस नहीं करूंगा। आई विल नॉट रिवील टू एनी पर्सन और पर्संस, कुछ भी हो सकते हैं, एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर माय कंसीडरेशन एज अ यूनियन मिनिस्टर एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ माय ड्यूटीज एज सच मिनिस्टर। जहां मुझे बतानी पड़े बात में बताऊंगा, चाहे मेरा सेक्रेटरी हो, चाहे मेरा कोई सीनियर हो, चाहे मेरा कोई कलीग हो, जिसको मुझे बात बता के मेरा वो काम हो रहा हो या वो बात बता के मेरा मिनिस्ट्री का ऑफिस का बिजनेस रन हो रहा हो, तब तो ठीक है। पर अदरवाइज मैं किसी को रिवील नहीं करूंगा अपना कोई भी ऐसा मैटर जो मेरे सामने आया, मेरे कंसीडरेशन के लिए आया, मैं वो बात नहीं कर सकता किसी से। ये मेरी सीक्रेसी की ओथ। नाउ हमने देखा कि एक बार क्या हुआ था, देवीलाल जी जब वीपी सिंह जी की सरकार में डिप्टी पीएम चुने गए थे तो इन्होंने शपथ ली। अब इनकी शपथ कोई चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लेंगे चैलेंज को कि साहब डिप्टी पीएम की काम बात हुई है, यूनियन मिनिस्टर की बात होती है, पीएम की बात होती है, डिप्टी पीएम बना लिया आप, कब, क्यों, कैसे? तो ये कोर्ट ये चला गया फैसला कोर्ट में। कोर्ट ने कहा देखो ऐसा है, इनकी ओथ सही है, इनकी शपथ सही है। चाहे आप ये देख रहे हो कि संविधान में नहीं लिखा है डिप्टी पीएम, पर डिप्टी पीएम एक पॉलिटिकल चेयर है ना, तो जहां तक इफ ओथ इज सब्सटेंशियली करेक्ट, सब्सटेंशियली अगर ओथ का जो टेक्स्ट है वो सही है, ओथ इज, ये ऐसे लिख रहा हूं मैं, ओथ माने शपथ, ओथ इज सब्सटेंशियली करेक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है तो सही है। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज डिप्टी पीएम इज डिस्क्रिप्टिव ओनली, ये सिर्फ उनका डिस्क्रिप्शन है, ये सिर्फ उनकी डेफिनेशन है, एंड सच डिस्क्रिप्शन डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पीएम नहीं हो रहा है वो, दूसरा वो पीएम नहीं है, वो डिप्टी पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ने अपने लिए बनाया है दायां हाथ। अब अगर उसने ओथ ली है और वो ओथ का जो मैटर है, जो टेक्स्ट है वो ठीक है, तो फिर वो ओथ सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड इट डज नॉट विशिएट, डज नॉट विशिएट, ये बोला गया, विशिएट हिम, इनकी ओथ ठीक है, ये डन है, ये ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ। नाउ इनकी जो सैलरी होती है, सैलरी हमको याद है, आपको याद है लास्ट में पीएम के लिए पढ़े थे कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम इनकी सैलरी कितनी होगी, क्या होगी, कब मिलेगी, कौन से तारीख को मिलेगी, एंड ही गेट्स द सैलरी एंड अलाउंस दैट आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस अदर अलाउंस। अदर आपको याद है मैंने एक अलाउंस का जिक्र किया था आपसे, जो गेस्ट के लिए होता है, फॉर एंटरटेनिंग गेस्ट। तो जब वो गेस्ट आते हैं तो वो भत्ता इनको मिलता है ताकि एक पार्टी थ्रो कर सकें उनके सम्मान में जो गेस्ट आए हैं, उसका एस से नाम होता है, मुझे बताना जरूर। फिर इसके अलावा इनको मिलता है जैसे फ्री मेडिकल या इनको फ्री अकोमोडेशन हो गया, इसके बाद आ गया इनका ट्रैवल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे इनको मिलते हैं इनकी रैंक के हिसाब से, ये कितनी रैंक पे, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंचार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज है, डिप्टी मिनिस्टर है, जो भी, तो उनके हिसाब से इनको मिलेगी जो पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत पास होगी। पार्लियामेंट का एक्ट आता है सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट, तो आगे देखेंगे वो। अभी देखो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, कौन सी रिस्पांसिबिलिटी, एक तो होती है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, एक होगी इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी, फिर आएगी लीगल रिस्पांसिबिलिटी, एक एक करके देखेंगे। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी क्या कहती है कि मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा, सेम बात कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं कि सब मिनिस्टर जो होंगे सारे के सारे इस लोकसभा के लिए जिम्मेदार होंगे, इस लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। नाउ दे ओन जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी टू द लोकसभा फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, एक्शंस एंड इनएक्शन, चाहे काम किया हो चाहे नहीं किया हो, दोनों केस में इनके ऊपर आंच आएगी। तो लोकसभा इनसे सवाल पूछेगी, साहब सेशन आने वाला है, तैयार हो जाना क्वेश्चंस के लिए, पूछेंगे आपसे वहीं पे, और ये ब्रॉडकास्ट होगा संसद टीवी पे, पूरी जनता सुनेगी आपसे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, तो आपको याद होगा वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी, 13 दिन की सरकार थी, 13 दिन में बनी, 13 दिन में चली गई। तो कौन सा ईयर था ये जब इनकी सरकार गई थी, पहली वाली, फिर ये चली गई। अब जब ये सरकार गई तो इनके सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा एक साथ। जैसे राम जेठमलानी जी, ये उस समय एक राज्यसभा के मेंबर थे, ये लॉ मिनिस्टर थे लेकिन राज्यसभा से, तो भले लोकसभा में इनकी सरकार चली गई, इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया, इनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया हाउस का, इनकी सरकार गिर गई। इसका मतलब जो राज्यसभा का जो मिनिस्टर था वो उसको भी त्यागना पड़ेगा अपना जो इनका मंत्री पद। ठीक है, अब ये सारे के सारे ऑल मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग दोस फ्रॉम द राज्यसभा, हटना पड़ेगा, हो गया काम, ओवर डन। अब जाना पड़ेगा दोबारा चुन के आओ तब मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये राष्ट्रपति को एडवाइस कर सकते हैं कि साहब एक काम करो, आप ना हमारी लोकसभा भंग करो। राष्ट्रपति कहेंगे अरे क्यों, अच्छी चल रही है ना, तो ये बोलेंगे कि नहीं ऐसा है, ये जो हाउस आया है लोकसभा, ये जो आई है ये पूरी तौर से जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। राष्ट्रपति कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो आप लोग, क्या है ये, क्यों हो रहा है ऐसा। फिर राष्ट्रपति बोलेंगे मैं सुन लूंगा आपकी बात, मैं आप अगर कहोगे तो मैं भंग कर दूंगा लोकसभा, पर पहले मुझे आप अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करके दिखाना। तो ये बोलेंगे अच्छी बात है, कर देंगे, ठीक है। अगर काउंसिल
मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए तो राष्ट्रपति जी इनकी बात नहीं सुनेंगे। राष्ट्रपति कहेंगे तुम मेजॉरिटी में नहीं हो, तुम क्यों लोकसभा भंग कराना चाहते हो, तुम तो पहले हो ही नहीं, अभी तो तुम तो कुछ भी नहीं हो। कुल मिला के क्या कहना चाह रहा हूं मैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द ग्राउंड दैट द हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुली। इलेक्टोरेट माने जनता जो वोट देती है, उस जनता के व्यूज को ये लोकसभा जो आई है 550 लोग, ये प्रॉपर तरीके से उस व्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये लोकसभा है ये पूरी तौर से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है और इस बॉडी को आप भंग कर दो। सर राष्ट्रपति कहेंगे अरे काम भैया क्यों, लोकसभा है, लोग चुन के भेजे गए हैं, लोगों ने चुना है इनको, तो बोलेंगे नहीं ये सही लोग नहीं है, मत आ रहे हैं, तो बोलेंगे अच्छा काम करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, इसीलिए आप लोकसभा भंग कराने की बात कर रहे हो। आप पहले काम करना, जरा परसों जाना या 1 महीने बाद जाना, जब लोकसभा में टेस्ट देके दिखाना इनकी मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी नहीं आई तो प्रेसिडेंट विल नॉट ऑब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट फिर इनको ऑब्लाइज नहीं करेंगे, सॉरी आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। फिर मैं दूसरे किसी पर्सन को उठा के पीएम बनाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि आपके मेजॉरिटी है, प्रूफ करके दिखा दो यार, आप बनाओ सरकार, इन पर नहीं दिख रही है, ऐसा हो सकता है। नाउ ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजंस एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। जब आप देखते हो इतने सारे मंत्रियों के बयान आते हैं तो ये मंत्री क्या करते हैं, ये मंत्री अपने कैबिनेट को, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, अपनी सरकार को पूरा डिफेंड करते हैं। अरे हमारी सरकार काम कर, कई सारे मीडिया में इंटरव्यू में क्या होता है कि आप देखते हो प्राइम टाइम में कई सारे कोई मिनिस्टर को बुलाता है, कोई डिबेट होती है, खूब होती है, तो उसमें क्या होता है मिनिस्टर जो होते हैं अब ये जाके जोड़ेंगे नहीं मेरी सरकार है जिसका मैं हिस्सा हूं, वो बात खराब नहीं कह सकते, सॉरी वो सरकार का हिस्सा है, तो जाहिर बात है कि उनको सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया किसी मिनिस्टर ने ऐसा बोला कि भाई मैं डिसएग्री करता हूं फ्रॉम द कैबिनेट का डिसीजन, जो भी कैबिनेट डिसीजन है, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट, नो सॉरी, देन पीएम बोलेंगे बाय, हमको नहीं चाहिए, आप जाओ यहां से, ऐसा हो जाए। ठीक है, मिनिस्टर जो भी हो, मिनिस्टर किसी भी मिनिस्ट्री का वो इंचार्ज हो, उसको पूरी कैबिनेट के डिसीजन का सम्मान करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा, एंड ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट। अगर नहीं तो भैया फिर एक ही आंसर है उसका, बाय 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 ओवर, तो ये होगा। नाउ जैसे एग्जांपल हमको याद है अंबेडकर जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था क्योंकि वो सहमत नहीं थे 1953 के हिंदू कोड बिल से, ही वाज नॉट हैप्पी। अंबेडकर जी ने बोला मैं तुम्हारी कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूं, इस आजाद भारत का हिस्सा, इस आजाद भारत की ऐसी सरकार मुझे हिस्सा नहीं होना था, बाय छोड़ के चले गए। नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने बोला मुझे नहीं रहना आपके साथ, सॉरी। ये उसमें कौन सी मिनिस्ट्री देख रहे थे आपको पता है, जब पहली लोकसभा आई थी और पहली लोकसभा में ही इन्होंने 1-2 साल ही काम किया है, उसके बाद ही चले गए छोड़ के। तो ये कौन थे हमारे उसमें पहले मिनिस्टर, जो इन्होंने कौन सी मिनिस्ट्री संभाली थी वो बताना मुझे। इसके बाद मैं कुछ और बात करना चाह रहा था आपसे, इनका नाम है सर चिंतमन द्वारकानाथ देशमुख। ये आपके आदर्श होने चाहिए, ये एक पर्सन थे और मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। सर चिंतमन द्वारकानाथ देशमुख जी, सर नाम है इनके आगे, ये कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर, इनको CIE इनको टाइटल मिला हुआ है, ये नाइटहुड इनको मिला हुआ है, नाइट, ये नाइट भी है, तो अंग्रेज हुकूमत ने इनको सम्मान दिया था, इनको बहुत अच्छा इनको। तो अब इनके बारे में थोड़ा सुनो पहले। ये बहुत टॉपर आदमी, एकदम फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, केम्ब्रिज गए, केम्ब्रिज में 1917 में इन्होंने जीसस कॉलेज केम्ब्रिज से पढ़ाई पूरी करी बॉटनी में, और नेचुरल साइंसेस इन ट्राइपोज करके इन्होंने पूरी पढ़ाई पूरी करी। 1918 में इन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विस का एग्जाम लिखा, इंडियन सिविल सर्विस ICS, और पहली बार लिखा ICS एंड ये टॉप कर गए पहली बार लिख के। एंड आई एम टेलिंग यू उस समय ICS एग्जाम में एक ऐसी लैंग्वेज होती थी जो इंडिया के काम की नहीं है, ग्रीक लैंग्वेज। अब ग्रीक लैंग्वेज रखी इसलिए गई थी ताकि इंडियंस को दूर रखा जाए ऐसी ICS सर्विस से। लेकिन इन्होंने लंदन पढ़ाई करी, लंदन में वहीं पढ़ के वहीं उन्होंने एग्जाम दिया, लंदन में जीत गए, टॉप मार दिया इन्होंने एग्जाम में। तो सर सीडी देशमुख जी फिर वापस अच्छा फिर 1920 में इंडिया आए, इंडिया में आके 1920 में आके इन्होंने सरकार के साथ काम किया है और ये डेप्यूटी कमिश्नर रहे हैं सेंट्रल प्रोविंसेस बिहार के कई जगहों के। उसके बाद ये अंडर सेक्रेटरी रहे सरकार के, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी बने थे, सेक्रेटरी जनरल के। और उसके बाद ये 1943 में RBI के पहले इंडियन गवर्नर थे। उसके बाद इन्होंने इंडियन इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी करी। इन्होंने भी अपनी सरकार से रिजाइन किया था ऑन द पॉलिसी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। हम भी नहीं आपके साथ ऐसी, ये आप क्या कर रहे हो, बॉम्बे के आप तो टुकड़े कर रहे हो, महाराष्ट्र और गुजरात और बॉम्बे शहर को आप यूटी बना रहे हो, मैं इसमें एग्री नहीं हूं। ये पहले प्लानिंग कमीशन के हिस्सा थे, तो आप इनके बारे में प्लीज थोड़ा पढ़ना और मुझे बताना इनके बारे में आपको क्या क्या फैक्ट्स मिले। ये आदर्श सिविल सर्वेंट एकदम परफेक्ट, और इनकी वाइफ का नाम, फिर इनकी जो वाइफ थी वो बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी, संविधान सभा की मेंबर भी थी, उनका नाम बताना, ठीक है। आपको याद होंगे आरिफ मोहम्मद जी, तो आरिफ मोहम्मद जी ने हाल ही में रेजिग्नेशन दिया था और 1986 में भी दिया था इन्होंने। तो आरिफ मोहम्मद जी ने अपनी राजीव गांधी सरकार से ही इस्तीफा दे दिया था क्योंकि ये उस पक्ष में नहीं थे। शाहबानो केस के बाद जो प्रोटेक्शन मुस्लिम वुमेन जो एक्ट आया था, उस एक्ट में जितना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटा गया था, तो इन्होंने कहा था कि मैं इसका इससे एग्री नहीं करता हूं, मैं जा रहा हूं। अब पहले इसके पहले कि ये जाके सरकार की बदनामी करें पब्लिक में जाके, इनको रिजाइन करना पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा मैं तुम्हारी सरकार का हिस्सा हुई नहीं। अंबेडकर जी हुए, सीडी देशमुख जी हुए या आरिफ मोहम्मद जी हुए, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सरकार की वादा खिलाफी भी करी, अपनी सरकार के खिलाफ खड़े भी हुए और पूरे बात ओपनली कह भी पाए, ठीक है। अब इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। इंडिविजुअल क्या होती है कि मिनिस्टर्स जो होते हैं ये अपने ऑफिस में रहते हैं, ये रहते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, व्हिच इज नॉट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स, इट्स प्रैक्टिकली द प्लेजर ऑफ पीएम। जब तक पीएम है तब तक उनकी चलेगी। नाउ ही कुड बी रिमूव्ड इवन एट अ टाइम व्हेन सीओएम एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। के साथ काउंसिल मिनिस्टर के पास तो सरकार के पास तो पूरी मेजॉरिटी है, कॉन्फिडेंस है लोकसभा का, लेकिन फलाना मिनिस्टर मुझे नहीं पसंद आता, मुझे उसको 2 महीने के बाद मुझे नहीं चाहिए, मेरी मिनिस्ट्री हट जाएगा, सब बात है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सब बात है। पीएम ने कह दिया कि नॉट गुड, नॉट द बेस्ट फिट, हटाओ। राष्ट्रपति ने ठीक है आपने लगवाया, आप हटवा रहे हो, मेरी कोई दिक्कत नहीं, मुझे फाइन कर दिया, हो गया बाहर हो गया। ये अंबेडकर जी ने बोला था कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ही है जो हमारे लोकतंत्र का आधारशिला है। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द पीएम। जब हम एक्चुअल कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इतना इंस्ट्रूमेंटल बना देते हैं, इतना पिवटल बना देते हैं। पिवटल माने जैसे ये पिवट होता है, ये एक ऐसे मैंने ये बनाया है, तो यहाँ पे ये जो बना है ये पिवट है, फलक्रम है, ये इंस्ट्रूमेंटल है इस पूरे सीसॉ को संभालने के लिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये है पीएम। जब तक हमारा इंस्ट्रूमेंटल है, हमारा फलक्रम, हमारा पिवट, तब तक तो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी बढ़िया चलेगी। अगर ये पिवट खराब हो गया तो फिर हमारी सब बिगड़ जाएगा, हमारा जितना सीसॉ हमारा झूला बना हुआ है ये सब बिगड़ जाएगा। नाउ देयरफॉर अनलेस एंड अंटिल वी क्रिएट दैट ऑफिस एंड एंडाउ दैट ऑफिस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू नॉमिनेट एंड डिसमिस मिनिस्टर, देयर कैन बी नो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। ये अंबेडकर जी का कोड है, ये कोड आपको फॉलो करना है, ये कोड आपको कोड भी करना है जहां आपको आपसे पूछा जाए। नाउ एक और चीज, ये इनकी कोई लीगल रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती है मिनिस्टर्स की। ये चीज सर ऐसा होता है ब्रिटेन में, एवरी ऑर्डर जो ब्रिटेन में जो राजा होते हैं, मोनार्क हैं, ये किंग चार्ल्स बैठे हैं यहाँ पे, इनके बगल में हमारा कोई नूर हीरा भी रखा हुआ है। तो जो भी ये ऑर्डर होता है इनका राजा का ऑफ एनी पब्लिक एक्ट, इट इज काउंटरसाइंड बाय ए मिनिस्टर। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि राजा कोई भी काम करे, चाहे वो जहाज उड़ाए, पर वो जहाज उड़ाने के लिए अगर पब्लिक एक्ट वो कोई कर रहा है, वो जाके उसने क्या किया, उसने एयर यूके का उसने पायलट को बोला तू हट, मैं उड़ाऊंगा, अभी पब्लिक एक्ट हो गया। तो इस एक्शन को करने के लिए ये एक मिनिस्टर होना चाहिए जो इस पे कर दे कि हां मैं यहां पे साइन कर रहा हूं, मैंने यहां पे लिख दिया साइन, ये मेरा साइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा एक्ट, कोई अगर वायलेशन होगा किसी कानून का, तो मिनिस्टर की जिम्मेदारी होगी, राजा की नहीं होगी। द किंग कैन डू नो रॉन्ग, इसको हम अलग तरीके से मेंशन करेंगे, हाईलाइट करना इसमें, हाईलाइट ये तो इसको बहुत मोटा हो गया, इसको ऐसे करते हैं, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, दिखाइए, देखिए मुझे बताना, हां दिखाए ना। वहां पे बोला जाता है कि जो राजा है वो तो बिल्कुल ऐसा है कि एकदम आसमान से उतरा, डिवाइन पावर उसके पास, डिवाइन अथॉरिटी है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। तो ब्रिटेन में कहावत चलती है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, जो भी गलत हो रहा होगा वो पार्लियामेंट ही करता होगा, अगर करेगा तो मतलब क्या कहने का कि इनका कोई भी काम होगा वो काउंटर साइन होगा बाय ए मिनिस्टर। कोई भी मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर हो, चाहे वो उस पे दस्तखत करे, यहां से मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं राजा के इसको उदमबाजी करने की। तो अब अगर ये कोई उदमबाजी कर रहे हैं और वो उदमबाजी इज अ वायलेशन ऑफ एनी लॉ, देन द मिनिस्टर वुड बी लायबल, वुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल एंड वुड बी लायबल। फिर इन्हीं की गर्दन पड़ जाएगी, क्या भैया क्या करवा दिया राजा से, क्यों इनको कहां ले उठा के तुम, ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहां बोला जाता है कि देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर। हमारे राष्ट्रपति जी का एक्शन ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल ही सुप्रीम है और बिल्कुल एकदम डिवाइन अथॉरिटी है, ये वो नहीं। हमारे राष्ट्रपति जी के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है, उनको नोटिस देके, उनको सब कुछ कर खाली सिविल प्रोसीडिंग, दूसरी वाली नहीं हो सकती। नाउ इसके बाद आगे चलो कि ये कौन लोग होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में।
क्या है असल में, तो बात यहाँ है ना कुल मिला के ये कौन है सर, क्या क्या चाह रहे हैं ये लोग। तो ऐसा है, आदित्य सर आपसे ये कहते हैं कि भाई देखो तीन तरह के मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तीसरे डेप्यूटी मिनिस्टर, ये तीन तरह की कैटेगरियां हैं। अब ये तो वो लोग हैं जो प्रॉपर मिनिस्टर, जो रिस्पांसिबल हैं फॉर हेडिंग द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात है इनके पास है पूरी पूरी मिनिस्ट्री, जैसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जैसे लाइक होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल दिखाई नहीं, छोटा हो गया शायद। तो डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, जितनी भी कॉमर्स, सारी जो मेजर मेजर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है वो सारी की सारी एक किसी मिनिस्टर को सौंपी जाती है, बोला जाता है कि पोर्टफोलियो आपके पास है, अब ये मंत्रालय आपको संभालना है और जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। दे आर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आल्सो एंड दे अटेंड इट्स मीटिंग्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग पॉलिसी। हां भाई अब इनकी जिम्मेदारी बना दी गई। अब इनको बोला गया कि साहब आओ मीटिंग में आओ, चलो आपके पास मंत्रालय पूरा हर दिन सुबह आना है और पीएम जी आते हैं सुबह 6 बजे मीटिंग में आ जाना, 6 बजे से पहले ही, ठीक है, सब आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, कई आप आपने राज्य मंत्री सुना होगा। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट दो तरह के होते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे या तो वो अटैच्ड टू कैबिनेट होंगे। ये क्या होता है इंडिपेंडेंट चार्ज? माने कि उनके पास एक प्रॉपर अपनी एक मिनिस्ट्री है और वो कैबिनेट मिनिस्टर जैसे काम करते हैं। जैसे किरण रिजिजू जी, पहले इनके पास लॉ मिनिस्ट्री थी, लॉ मिनिस्ट्री से हटा के इनको बोला गया कि आपसे आप संभालिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस संभालेंगे एंड ही विल परफॉर्म द सेम फंक्शन इन रिलेशन टू देयर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एज कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स काम करते हैं ऐसे ही काम ये भी करेंगे, पर ये कैबिनेट का हिस्सा हो ना हो इस पे श्योरिटी नहीं, ठीक है। ये कैबिनेट मीटिंग्स में अगर बुलाए जाएंगे तो ये जाएंगे वरना तो नहीं जाएंगे। दूसरे तरह से होते हैं मिनिस्टर, जैसे इन सर का नाम है श्रीपद नायक जी। तो श्रीपद नायक जी क्या है, ये अभी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, वाटर अथॉरिटीज, ये सारे मिनिस्टर हैं। तो इनके पास ये एक अटैच है किसी बड़ी मिनिस्ट्री से। अब इनके पास या तो चार्ज हो सकता है किसी एक डिपार्टमेंट का या एक दो डिपार्टमेंट का, एक मंत्रालय बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ फलाना बजट भी है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी है। तो ऐसे कोई डिपार्टमेंट बता दिए साहब आप ये वाला डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर बड़ा है आपके पास ये डिपार्टमेंट है, एक और उनका भी कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकता है फाइनेंस, उसके पास कोई और काम होगा। तो ही कैन बी चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ वन मिनिस्ट्री, हो सकता है दे दिया, या ही कैन बी अलॉटेड स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ वर्क रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री, कोई स्पेसिफिक काम पकड़ा दिया साहब आपका यही काम है, अब 5 साल ये करोगे आप, ये 5 साल से नहीं पहले जब तक आप पीएम खुश हैं आपसे तब तक आप ये काम करते रहोगे। अभी सारे के सारे मंत्री दल का हिस्सा कहलाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरा का पूरा बहुत बड़ी हो गई, 17 लोग हो गए। अब ये 17 लोगों में ऐसे बांटी गई है कि साहब होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री के अंदर एक तो बीएसएफ का पूरा होगा, एक सीआरपीएफ का होगा, एक किसी और डिपार्टमेंट का होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा, तो बहुत चीजें आ गई। अब होम मिनिस्ट्री में कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स बना दिए, उनके पास कुछ डिपार्टमेंट बना दिए होम मिनिस्ट्री के, फिर कोई और होंगे, ऐसे करके डिपार्टमेंट बांट दिए, अलॉटेड स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ वर्क। लेकिन इन दोनों केस में दे वर्क अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस एज वेल एज अंडर द ओवरऑल चार्ज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। दोनों केसों में चाहे कोई इनको इंडिपेंडेंट एक कोई डिपार्टमेंट दे दिया गया कि साहब करते रहना, पूछ लेंगे 2 साल बाद रिपोर्ट मांगेंगे आपसे, या आपको बोला गया कि एक मिनिस्ट्री का एक वर्क है, सिंपल वर्क है, संभालो। दोनों केस में क्या होगा, ये किसी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे काम करें। तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर ये रैंक ऐसे कम होती जा रही है, सबसे बड़ी रैंक ये मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 2 3, ये 3 रैंक्स, ठीक है। सबसे बड़ा मिनिस्टर ये कहलाएंगे, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं, फिर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। डेप्यूटी मिनिस्टर क्या करें, दे आर अटैच्ड टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये अटैच ही होंगे, इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलेगा इनको। नाउ या तो अटैच होंगे किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ या किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ, तो इनके साथ अटैच होगा या इनके साथ अटैच होगा किसी न किसी में, एंड असिस्ट देम इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटी। 3 तरह की ड्यूटी मिलेगी उनको, या तो प्रशासनिक, राजनीतिक या कोई पार्लियामेंट्री, भाई संसदीय कोई ड्यूटी निभानी है, वही करा लाओ, चलेगा, हम ही चलेगा। सर आप बहुत बड़े मिनिस्ट्री आपके पास, आप दुनिया घूमो, आप वहां जाके डील करके आओ, मैं आपके नाम पे वहां जाके साइन कर रहा हूं, ये काम हो सकता है। एंड दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट एंड दे डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग। नहीं, आप दूर के हो थोड़ा, आप थोड़ा जूनियर हो, अभी नहीं। कैबिनेट में आते हैं इंपॉर्टेंट लोग, बहुत ज्यादा एकदम जैसे कहते हैं ना एकदम क्लोज लोग, वो रहेंगे। इसके बाद चौथी तरह की बॉडी है, पर इसका कभी यूटिलाइजेशन हमने ज्यादा देखा नहीं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ये बोला गया। ये हम कहते हैं 67 के बाद से तो कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हमें मिला ही नहीं, पर ये क्या करते थे, मेंबर्स ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच इज आल्सो नोन एज द मिनिस्ट्री, ठीक है। तो हैं ये लोग, दे हैव नो डिपार्टमेंट अंडर देयर कंट्रोल, जब डिपार्टमेंट ही नहीं है तो क्या करोगे कहना। नाउ दे आर अटैच्ड टू द सीनियर मिनिस्टर्स एंड असिस्ट देम इन द डिस्चार्ज ऑफ द पार्लियामेंट्री ड्यूटी। खाली पार्लियामेंट के काम के लिए इनको रख लिया गया कि साहब पार्लियामेंट में संसद में जाना है, वहां जाके कई बार ऐसा होता है हम संसद में देखते हैं अटेंडेंस लगती नहीं है, पार्लियामेंट के लोग आते नहीं ज्यादातर एमपी, तो एक काम करना पार्लियामेंट सेक्रेटरी बन जाओ उनके, भाई हमारे, और तुम चले जाना। और खाली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। अब ये होगा तो किसी को बना दिया गया पार्लियामेंट सेक्रेटरी हो, तुम मेरे काम करना, मेरे नाम पे चले जाना, या मेरे नाम पे पार्लियामेंट में जो एक लेटर आया मेरे नाम से, इस पे तुम इसका रिप्लाई करके भेज देना, ऐसा कुछ होता है। 67 के बाद से नो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैव बीन अपॉइंटेड, नहीं जरूरत पड़ी इनकी, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट, बस एक बार जरूरत पड़ी, उसके बाद कोई बात नहीं करी। अब डेप्यूटी पीएम काउंसिल मिनिस्टर्स में आल्सो इंक्लूड ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओनली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, अगेन पॉलिटिकल रीजन। साहब गठबंधन की सरकार है, सबकी मिलीजुली सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट। अब ऐसे में क्या होगा, पार्टी गई, अरे यार पीएम तो तुम्हारा है, हमारे पास क्या दिया तुमने, हमारे पास तुमने एक मिनिस्ट्री दे दी, एक मिनिस्ट्री दे दी, ऐसे नहीं चलेगा। फिर पार्टी बोलेगी अच्छा ठीक है गठबंधन में रहना है लेकिन तो काम करो, तुम बन जाओ मेरे डेप्यूटी पीएम, बस काम खत्म, बढ़िया बन गया तुमको, अब काम करना अच्छे से, मेरे नाम पे कोई एक्शन नहीं लेना, जो भी करना बातें करना लोगों से, तो ये आप कर सकते हो। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड मोस्टली फॉर पॉलिटिकल रीजन, खाली बस राजनीति इनके तुष्टीकरण के लिए, इनकी बातें मनवाने सुनवाने के लिए पार्टियों की हमने कर लिया, डेप्यूटी पीएम बना लिया। अब फर्क देख लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी और कैबिनेट में भी, क्योंकि दोनों बार हमने वर्ड खूब सुने हैं और दोनों बार कभी-कभी वर्ड इंटरचेंज भी हो जाते हैं, पर इनमें डिफरेंस कैसा मैं बता रहा हूं। सीओएम जो होता है इट्स अ बिगर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 60 to 70 मिनिस्टर, बहुत होते हैं इसमें, यहां है खाली 15 से 20 मिनिस्टर कैबिनेट में। कैबिनेट छोटी बॉडी, छोटे लोग, पीएम के साथ रोज के उठने बैठने वाले लोग, एंड इट इज पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सीओएम इज नॉट पार्ट ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट इज पार्ट ऑफ सीओएम। नाउ यहां पे 3 तरह के मिनिस्टर हम देखते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। नाउ इट डज नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, इट हैज नो कलेक्टिव फंक्शन। नाउ दिस बॉडी इट ऑलवेज मीट्स एज अ बॉडी फ्रीक्वेंटली एंड यूजुअली वंस इन अ वीक टू डेलिब्रेट एंड टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। यही तो मेन लोग हैं, ये तो सारे मंत्री हैं, ये तो बड़े-बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये तो सारे वजीर हैं, कोई फाइनेंस वजीर है, कोई डिफेंस का वजीर है, कोई विदेश मंत्रालय का वजीर है, तो ये वो लोग हैं जिनको डेली तो हफ्ते में तो मिलना ही पड़ेगा, बैठ के बातचीत करो भाई कैसे चलाना है देश, आगे कौन सा लॉ पास करना है, किस देश से सहमति करनी है, कहां कोई जंग कोई जासूस भेजना तो बताओ क्या करना है। तो ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, या इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, इंपॉर्टेंट सरकार का बिजनेस रन हो रहा है, यहां आपको बैठना पड़ेगा। एंड कई दफे ऐसा होगा कि जब आप सेक्रेटरी बनके मिनिस्टर्स के साथ बैठोगे तो आपको बहुत मिनिस्टर्स के साथ अपने आपके बॉसेस हैं टेक्निकली, तो आपको बॉसेस के साथ जाना पड़ेगा कैबिनेट मीटिंग्स में, और मिनिस्टर्स तो बैठ जाके टेबल पे एक दूसरे को देख रहे हैं। अब आप बैठे हो पीछे वाली कुर्सी पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो आप टेबल पे तो नहीं हो, टेबल के पीछे जाके बैठे हो और नोट किताब लेके बैठे हो। सेक्रेटरी मींस क्या, असिस्ट करने वाला, हेल्प करने वाला। तो आप बैठे हो और जो लोग ये बातें कर रहे हैं लिखते जाओ, ये आपका काम कि सारी बातें लिख ली और पूरी इस बात पर डिस्कशन कर लिया, इनको क्या चाहिए अगली मीटिंग से पहले तो इनको लाके वो दे दूं या वो करवा के दे दूं, वो बात। दिस इज वेस्टेड विद ऑल पावर्स बट इन थ्योरी, बस सीओएम जो संविधान में लिखा हुआ है वो सीओएम तो है, उसके पास वो इट विल एड एंड एडवाइस, पर थ्योरी में है। प्रैक्टिस में क्या होता है, पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसके पास होती हैं, कैबिनेट के पास, कैबिनेट एक्सरसाइजेस द पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन प्रैक्टिस, ये चीज हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, इट्स फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट। जो ये बड़े मंत्री जो होते हैं कैबिनेट वाले, जो सीनियर मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट जो रोज बैठते हैं वो 70 लोगों के लिए बताएंगे तुम्हें क्या करना है। नाउ कैबिनेट इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस व्हिच आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स। बात है मिनिस्टर्स के ऊपर बाइंडिंग है, अब कैबिनेट ने जो बोल दिया वो तो मानना ही पड़ेगा, कोई सवाल ही नहीं है, डाउट ही नहीं होना चाहिए उसमें। दिस इंप्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है वो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंप्लीमेंट करवाएंगे भैया, ठीक है। अब कोई मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर है कोई छोटी सी चीज का, जैसे मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, अब ठीक है कोई बहुत इतना पैसे वाली संस्था नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री एक अलग चीज, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज, बड़ी मिनिस्ट्री, बहुत बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा उसमें ग्रोथ का एवेन्यूज है, तो ठीक है भैया। अब वो एक बड़ी बॉडी, अब जो वो मिनिस्टर बोलेगा वो तो मिनिस्टर ऑफ फिशरीज को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ठीक है साहब आप कैबिनेट मेंबर हो, मैं खाली काउंसिल में हूं, मैं पूरे मंत्रिमंडल में एक मंत्री हूं, आप तो हो भैया कैबिनेट के मेंबर। तो सुपरवाइजर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिसीजंस बाय द काउंसिल मिनिस्टर, जो ये डिसीजन इंप्लीमेंट करवा रहे हैं इन्हीं लोगों का, ये बॉडी उसको सुपरवाइज करती है कि करवा रहे कि नहीं करवा रहे सही से, या इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान में इसका उल्लेख है 74 75 दोनों बार इसकी बात हुई है कि साहब एड एंड एडवाइस करेंगे, ये राष्ट्रपति जी को, ये सब ये करेंगे। कैबिनेट को हमने 352 में इंसर्ट किया है
बाय द 44th अमेंडमेंट। हमने इंसर्ट कैसे कैसे, इट डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी था ही नहीं। नेहरू जी जब पहली बार जब पीएम बने उस समय उनके पास कैबिनेट नहीं थी, उस समय उनके पास थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को जो सलाह दी जा रही थी नेहरू के द्वारा वो थी एकदम पूरी मंत्रिमंडल की एक साथ मिली हुई एडवाइस, सुलझी हुई एडवाइस। यहाँ पे इट साइज इज डिटरमिन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। पीएम चाहते हैं मेरी काउंसिल में से कितनी हो, चाहे 50 लोग, 40 लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मन है मैं चाह रहा हूं एक आदमी को मैं 12 मिनिस्ट्री दे दूं, मेरा मन है मैं दे दी, लोग और बताओ तो ये दे सकते हैं। क्लासिफिकेशन इनटू ए 3-tier बॉडी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। यहां क्लासिफिकेशन हो रखा है इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज डेवलप्ड इन यूके। ब्रिटेन में ऐसे ही है, ब्रिटेन में ऐसे ही होता था, कैबिनेट मिनिस्ट्री एक होती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक बनेंगे, डेप्यूटी एक जो डेप्यूटी मिनिस्टर होंगे वो ही बनेंगे। नाउ सैलरीज एंड अलाउंस एक्ट ऑफ 1952, ये वो एक्ट है जिनके तहत इनके वेतन, इनका अलाउंस, इनका भत्ता सब चीजें तय होती हैं। इट डिफाइंस, यही डिफाइन कर देता है कि मिनिस्टर कौन है एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड एंड इंक्लूड्स डेप्यूटी पीएम, डेप्यूटी मिनिस्टर आल्सो। यानी कि इसकी वजह से एक मिला है एक लीगल सैंक्शन। लीगल सैंक्शन, सैंक्शन क्या होगा? सैंक्शन माने ये हो गया कि हां अब एक कानूनी रूप से एक पूरी औकात दिख रही है कि सैलरीज एंड अलाउंस एक्ट की वजह से मैं हूं एक भले मंत्री दल में एक छोटा मंत्री हूं पर मुझे कानूनी संज्ञा मिली हुई है। हां मेरे पास एक लीगल सैंक्शन है और मेरी ये रैंक है, मैं इस कैलिबर का मंत्री हूं, मुझे इतनी मिलनी चाहिए। नाउ यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई बोली नहीं, कैबिनेट की बात कभी संविधान ने करी नहीं है। कैबिनेट वर्ड तो हमने डाला है 1978 में। अब ये इसका जो रोल है इन अवर राजनीतिक एंड प्रशासनिक सिस्टम में, ये जो रोल है ये इट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज डेवलप्ड इन ब्रिटेन। मतलब इसके लिए कोई एक्ट नहीं आया जैसे इसके लिए आया सैलरी एंड अलाउंस एक्ट ऑफ मिनिस्टर, तो नहीं आया। अगला एक डिफरेंस और है, ये है इट इज कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। है ही है, क्या करेगा? इट एनफोर्सेस द कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो चाहते हैं वो इनको बोलना पड़ता है लोकसभा में। क्या करें? बोलेंगे भाई क्योंकि ये बड़े सीनियर मिनिस्टर्स हैं, इनकी ये लोग सुनेंगे, ये रहेगा। अब ये रहता है, अब जब कैबिनेट के जब इतने हम फीचर पढ़ डाले तो हमने इनका देखना कि देखो रोल कितने निभा रहे हैं, कैसे कैसे। अभी हमने देखा था हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ये, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन अवर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हमारा प्रशासनिक राजनीतिक तंत्र जितना है इसमें ये हाईएस्ट फॉर्म पे है, डिसीजन ले लेते हैं और डिसीजन इनका मानना पड़ेगा राष्ट्रपति को। क्या किया जाए? चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका गोल होगा। आपका गोल अभी देखो 3 तरह का ऑफिसर बनोगे, पहले तो जूनियर लेवल ऑफिसर हो, फिर मिड लेवल आपका करियर आएगा, फिर आपका करियर आएगा हाई लेवल ऑफिसर होगा। तो जब आप हाई लेवल करियर में पहुंच जाओगे तब आप पॉलिसीज बनवाओगे, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करवाओगे, फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे आपके जूनियर्स जो बाद में सिविल सर्विस एग्जाम रिक्रूट करके आए होंगे, क्लियर करके आए होंगे। तब तक तो आप पहुंच चुके ऊपर और आपने पॉलिसी में आप बदलाव ला सकते हो। पॉलिसी आप नहीं कर सकते हो पूरी, एकदम नई पॉलिसी लिख डाले वो भी कर सकते हो। इट इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव जो पावर बैठती है वो काउंसिल कैबिनेट के पास बैठती है। कैबिनेट खड़ा होता है तो कैबिनेट कहता है भाई हम सबने राजी कर लिया है कि पाकिस्तान पे ड्रोन स्ट्राइक करनी है, हमले करने हैं, एयर स्ट्राइक कर देंगे, तो कर देंगे, फिर उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, उसके बाद डन। चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये होते हैं, ये सारे काम तालमेल सारे करवाते हैं, डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन, होम मिनिस्ट्री, सारे कॉमर्स मिनिस्ट्री जितने भी हैं। इट इज एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइस बाइंडिंग ऑन देम। मानना पड़ेगा राष्ट्रपति जी को। क्या है राष्ट्रपति जी को कैबिनेट तैयार है तो क्या करेगा काजी जब मियां बीबी राजी, वो चीज है। चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड दस डील्स विद ऑल इमरजेंसी सिचुएशन। जब गलवान क्लैश हुए थे तो कैबिनेट रात भर बैठी रही थी, पूरा डिस्कशन चल रहा था, भयंकर डिस्कशन चल रहा था, कैसे इनको जवाब देना है, कैसे चाइना ने जो ये आज गुस्ताखी करी है इसको कैसे जवाब देंगे। तो डील्स विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर, जितने कानूनी काम होंगे, जितने पैसे वाले काम होंगे, इनकी जिम्मेदारी है, ये सारे कामों को डील करेंगे, सीओएम से करवाएंगे, अपने आगे आपके जैसे ऑफिसर्स के थ्रू उन कामों को इंप्लीमेंट करवाएंगे। यहां साहब हमारा फरमान आ गया, हमारा मन है कि ये कानून होना चाहिए, हो जाना चाहिए और आप जानो कैसे होगा। नाउ एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड सीनियर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर। जब आपका हाई लेवल करियर, जो मैं आपसे कह रहा था यहां पहले भी, जब आप यहां हो तब आप ऐसी पोजीशन होगे कि आपका अपॉइंटमेंट होगा सीएजी की पोस्ट पे, अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पे, या कोई फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की पोस्ट पे। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपका नाम क्या होगा, आपका नाम यूपीएससी या कोई और संस्था चुन के भेज देगी कि हां ये ऑफिसर है 2023 बैच का, 2024 बैच का, 25 बैच का, अब ये ऑफिसर बहुत अच्छा रहा है, हम इसको पूरा परख चुके हैं, ऑफिसर परफेक्ट है, और आप इसको बना सकते हो अपना सीएजी, अपना सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर या चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, कुछ भी आप कह लो। तो आपको अगर ये बनाना है, आपका नाम जा चुका है ऊपर, कैबिनेट के पास जा चुका है, कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने अपने सेक्रेटरी सलाह लेके यहां भाई नाम आया है, ये नाम सही ऑफिसर, ये परफेक्ट है, और आपके ऑफिसर्स जूनियर हो, सीनियर हो, आपसे बड़े हो, जो भी हो, तो बोलेंगे हां सर इनका एसीआर हमने देखा हुआ है, ये इनका जो एसीआर रिपोर्ट आई है परफेक्ट है सर, एकदम स्पॉटलेस करियर है, एकदम शानदार करियर है, तो इस ऑफिसर को बनाओ और इस ऑफिसर को अपना हम बनाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वो अपॉइंटमेंट करवाई जाएगी, वो अपॉइंटमेंट फिर कैबिनेट जिम्मेदारी लेगा, साहब इनके नाम की सहमति, इनके नाम की सहमति जाएगी, अपॉइंटमेंट करेंगे राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी को करना ही पड़ेगा भाई, क्या करें आया नाम तो दे दो। डील्स विद ऑल फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन अफेयर्स, के कौन से दुश्मन देश से या दोस्त देश से क्या डीलिंग करनी है, क्या करना है, सब काम खाली कैबिनेट को देखना पड़ेगा। कैबिनेट माने पीएम प्लस उनका एकदम क्लोज वाला इनर सर्कल वाला कैबिनेट। नाउ कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं, थिंकर्स रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे हैं, इन्होंने कैबिनेट सरकार के लिए कई सारे डिस्क्रिप्शन दिए, कमेंटबाजी करी है। कमेंटबाजी का मतलब होता है कि उसको एक कोट दिया है, फ्रेज दिया। तो अब देख लेते हैं, जैसे रामजी मोहर साहब बोल रहे हैं, कैबिनेट इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, ये जो स्टेट का जो जहाज है उसका स्टीयरिंग व्हील है कैबिनेट। कितनी अच्छी बात है, हम खुश हो रहे हैं, देखो मुस्कुरा भी रहे हैं, वाह वाह वाह, कि जो कैबिनेट है कितनी अच्छी चीज। उसी चीज उन्होंने बोली कि ये डिक्टेटरशिप भी हो जाती है, कैबिनेट तानाशाही भी हो जाती है। लो गुस्सा भी हो गए, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, आप तो ऐसी बात कह रहे हो जैसे ये तो कितनी खराब बात है। तो उन्होंने कहा हां आप देखोगे तो ऐसा ही है, क्योंकि कैबिनेट के पास अ बॉडी व्हिच wields such powers as these may fairly be described as omnipotent in theory, however incapable it may be of using its omnipotence। भाई ये बॉडी के पास इतनी एब्सोल्यूट पावर दे रहे हो आप, तो इसकी अथॉरिटी नहीं हो जाएगी। ये 10 12 15 20 लोग मिलकर कुछ भी पावर कर सकते हैं, ये omnipotent है, omnipotent माने सर्वशक्तिशाली है। तो इस सर्वशक्तिशाली को इतना ऊपर तगड़ा मत बनाओ, इसको थोड़ा सा कमजोर रखो। देख रहे हो, वेरी सैड, वेरी अनहैप्पी। नाउ इन्होंने बोला जॉन मैरियट जी ने कि कैबिनेट जो है इट इज द पिवट अराउंड व्हिच द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स। समझ गए क्या होता है? ये होता है पिवट माने ये। अब यहां से सारे स्पोक्स निकल रहे हैं, तो ये जो पहिया होता है, इस पहिए में क्या है, ये सारे के सारे जितने जो स्पोक्स निकल रहे हैं सारे इस पिवट में से निकल रहे हैं। ये पिवट के अराउंड ये पूरा पहिया घूम रहा है, ऐसे या उल्टा भी करा लो, ऐसा भी घुमा लो, इसको क्या फर्क पड़ रहा है, तो घूम रहा है खाली कैबिनेट के अराउंड, कैबिनेट घुमा रही है, कैबिनेट इज द सेंट्रल पिवट। ये हो गया। नाउ कैबिनेट इज द सोलर ऑर्ब अराउंड व्हिच द अदर बॉडीज रिवॉल्व। ऑर्ब माने एक ऐसा कुछ मान लो, एक ऐसा कोई रत्न मान लो, कोई ऐसा सिस्टम मान लो, सूरज की तरह मान लो कि ये सूरज है और ये सूरज का हमने प्रकाश निकाल लिया, ये देखो कितना अच्छा सूरज है हमारा। आज आदित्य L1 के नाम पे हमारा भारत ने एक मिशन भी लॉन्च कर दिया है। अब इस सूरज के अराउंड कई सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं, कई सारे प्लैनेट घूम रहे हैं इसके अराउंड। तो ये वो सोलर ऑर्ब है हमारा सिस्टम का, जिसके अराउंड अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स सब घूम रहे हैं। नाउ कैबिनेट इज द मैग्नेट ऑफ पॉलिसी, कैबिनेट है वो चुंबक जो नीति तय करती है, जो हमेशा जो एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जो पॉलिसी बनवा रही है। बैकवर्ड साहब कह रहे हैं कैबिनेट इज अ हाइफन दैट जॉइंस द बकेट दैट बाइंड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एंड डिपार्टमेंट ऑफ टुगेदर। क्या है? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। ये जो है, तो ये जो हाइफन है, ये जो डैश है, तो ये डैश ही कैबिनेट है, बस और कुछ नहीं है। इतनी बातें हैं। नेक्स्ट कम्स इवॉल्व जैनिंग साहब, जो इनका जिक्र हमारा चैप्टर नंबर 2 से चल रहा है। सॉरी, तो ये कह रहे हैं कि कैबिनेट जो है वो कोर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में, एंड ये होल्ड करता है सही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में भी। इट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे भी भैया, जब तक कैबिनेट स्ट्रांग है तब तक पूरी यूनिटी सरकार में, फिर पूरी एकजुटता है। एलएस आमरी साहब कह रहे हैं कि कैबिनेट इज अ सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। आसान कोड है इनका, कोई कोड में कोई दम है भी नहीं, कितनी बेकार से कोड देके चलेगा। उनके इवॉल्व के सामने कितनी सिंपल सी कोड लग रही है। नाउ कम्स किचन कैबिनेट, रसोई कैबिनेट। रसोई में काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है कैबिनेट का काम है। अब कैबिनेट में 15-20 लोग हैं, ठीक है, पर मैं कैबिनेट से 15-20 में से भी कुछ 4-5 लोग निकाल लूं। अ स्मॉल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड एंड सम 15-20 मोस्ट इंपोर्टेंट मिनिस्टर, लो निकाल लिए, ये तो मेरी कैबिनेट हो गई। अब इनर कैबिनेट में निकालूं, उसमें से किचन कैबिनेट, उसको मैं क्या बोलूंगा, मतलब मैं इसको बनाना चाह रहा हूं अगर आपके लिए, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर ये एक नो ऐसे नहीं, कलर करेंगे इसका पीला। सो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बीच में कर देता हूं। अब इसके बाद एक सर्कल और
अंदर का हो, ये बन गया। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कि ये तो है मेरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अच्छा ये है मेरा कैबिनेट, ठीक है, और ये हो गया मेरा किचन कैबिनेट। समझ में आ गई बात क्या है? कि काउंसिल मिनिस्टर हमारे 60-70 लोग जितने हैं, उसके अंदर कैबिनेट हमारी 15-20 लोग। अब मैंने और छोटा कर लिया, उसको किचन कैबिनेट बोल दिया। प्राइम मिनिस्टर एंड 2 to 4 पीएम और 2-4 लोग और जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, इन्फ्लुएंशियल कॉलीग्स, एकदम रोज के उठने बैठने वाले, जिनको बस आंखों में इशारों में बात हो जाए कि अटैक करते हैं, ऐसे वाली बात, बिल्कुल आंखों में ये वाली बात। तो उनको बोलते हैं कि भाई ये किचन कैबिनेट है, इन whom he has complete faith and with whom he can discuss every problem। भाई अब मैं अगर पीएम हूं, मैं यार मुझे डर है कि मैं किस पे भरोसा करूं, कौन कोई ऐसा नहीं कोई बिक जाएगा इनमें से, पूरे जो पूरा मंत्री दल है ये सब है। तो मैंने अपने चुन के कुछ 2-4 नाम ऐसे रखे हुए हैं जो अपने पर्सनल है, मेरे बहुत सगे हैं, बहुत क्लोज हैं, और मैंने बोल दिया है देखो तुम पे भरोसा कर रहा हूं और तुम मेरे पर्सनल हो। अब मैं तुमसे कई बार ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा, मेरी हेल्प करना, मुझे गाइड। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे कैसे 2-4 लोगों को ढूंढने के बाद कि हां ये है प्राइम मिनिस्टर की किचन कैबिनेट, मतलब रसोई में। अब ये वर्ड आया है ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर्स जो भाई जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर घर पे भी काम करते हैं अपने। तो वहां से क्या होता है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट से कई बार जो नीतियां होती हैं, पॉलिसी होती है, वो जाती है कैबिनेट, बड़ी कैबिनेट जो 15-20 लोगों की बड़ी है, ये वाली, और तय तो हो गई यहीं कहीं अंदर ही अंदर, यहां तय हो गई बात, फिर यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, यहां लोग समझ ऐसे होता है। तो इसको हमने बोल दिया किचन में बात हो गई, वहीं के अंदर हमने एक नीति पकाई और सर्व कर दी पूरी काउंसिल मिनिस्टर कैबिनेट को। ये अब इसी को डील करना जो है नाउ कंपोज्ड ऑफ नॉट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स, यहां पे खाली कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, यहां पे हो सकता है कि कोई आउटसाइडर भी हो, जैसे पीएम के फ्रेंड, पीएम के कोई फैमिली मेंबर, पीएम का कोई ऐसा जो मेंबर जिसको ट्रस्ट करता है, उसको भरोसा करता है, क्योंकि हर पर्सन का कोई ना कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है। ठीक है, अब मैंने आपसे बात करी, मैंने कहा यार ऐसा सुनो, परसों मैं बनने जा रहा हूं लॉ मिनिस्टर, और प्लीज मेरा मैं यार देखो मैं आदित्य यार मैंने देखो तुम पे भरोसा किया है, प्लीज मेरे भरोसे को तोड़ना मत। आपने ठीक है नहीं करूंगा, आपने जाकर मम्मी को बता दिया, मम्मी ने जाकर पापा को बता दिया, पापा ने जाकर किसी और को बता दिया, हर किसी का एक ना तो भरोसे का पर्सन होता है, लो बात निकल गई। इससे क्या होता है कि सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, मैंने कैबिनेट मिनिस्ट्री में तो देख लिया, मेरे हां एक डिफेंस मिनिस्टर भी है, एक होम मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी है, सब है, पर मुझे इनमें से पता है कि मेरे भरोसे के 2-3 लोग ही हैं, बाकी नहीं। अब क्योंकि पब्लिक अपीयरेंस है, मुझे मिनिस्ट्री एकदम से हटा भी नहीं सकता उनको, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपनी किचन कैबिनेट, इनर कैबिनेट बना लिया, अपना इनर सर्कल है मेरा, यहां पे मैं अपने सारे बड़े-बड़े काम अपने खत्म कर लेता अंदर ही अंदर, और मैंने सारे काम ये खत्म कर लिए। इसको बोलते हैं किचन में नीतियां पकाई गई और उसको दे दी गई, भाई इसको कैबिनेट, मेन कैबिनेट को, कैबिनेट से वो साइन होकर निकल गई काउंसिल मिनिस्टर को राजी करना पड़ेगा, यहां सब ठीक है, जैसा कह रहे हो वो सही है। फिर आएंगे हम इसके फायदे क्या हैं। पहली बात तो छोटी यूनिट है, बात है, मतलब छोटी है तो जल्दी डिसीजन हो जाते हैं, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग बॉडी, देन लार्जर कैबिनेट 15-20 लोग बुलाओ, पूरी उनकी रजामंदी लो, साइन कराओ, हां ठीक है डन ओके, नहीं 2-4 लोग बैठ के मिले, बात किए, अटैक करते हैं, हां कर दो बताइए, ऐसा वाला। तो अब जल्दी डिसीजन हो गया, तुरंत हो गया। कैन मीट मोर ऑफन, रोज ही मिल सकते हैं, क्या पता शाम को बैठते हो साथ में रोज ही, तो वो भी हो सकता है। एंड डील विद बिजनेस मच मोर एक्सपीडिशियसली देन द लार्ज कैबिनेट, के जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, जल्दी काम निपटाया जा सकता है। इट हेल्प्स द पीएम इन मेंटेनिंग सीक्रेसी, मैंने बोला आपको कि अपनी गोपनीयता बिल्कुल बरकरार रह सकती है। भाई मुझे नहीं बताना किसी को कि मैं अगले 2 महीने बाद नोटबंदी करने वाला हूं, तो अब नोटबंदी करने वाला हूं, अब उसके लिए अगर मैं पूरे काउंसिल मिनिस्टर को बता दूं, काउंसिल मिनिस्टर हो सकता है किसी न किसी और अपने 70-80 लोग हैं, किसी न किसी को बता दें, कोई अपने किसी खास को बता दे, नहीं छुपा के रखो इन बातों को, ऐसी बातें बहुत सीक्रेट होनी चाहिए, ये देश के ब्लैक मनी को निकालने की बात है। तो अब उसको मैं क्यों सबको बताऊं, 2-4 को बता दी बस उससे ज्यादा नहीं। नाउ ऑन वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज पे हम सीक्रेसी अपनी बना के रख सकते हैं। अब हम नहीं बताएंगे कि कब हम बालाकोट स्ट्राइक करने वाले हैं, क्यों बताएं भाई, नहीं बताएं, खाली 2-3 लोग को पता है, जिनको जरूरत है उन्हीं को जानना, उसके आगे किसी को नहीं। इसके नुकसान क्या है कि इट रिड्यूसेस द अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ द कैबिनेट एज द हाईएस्ट मेकिंग बॉडी। जब आपने अंदर ही रसोई में खाना बना लिया, अब तो बना के परोस दो, हम तो खाएंगे वही जो आप बना के दे रहे हो। तो जब आपने अंदर फैसला ले लिया, फिर क्या पूछना, तो भाई फेट अकॉम्प्ली है, ये फेट अकॉम्प्ली कहते हैं, फेट अकॉम्प्ली मतलब पता है ना, फेट अकॉम्प्ली ये हो गया। नाउ इट सर्कमवेंट्स मतलब नेविगेट करके निकल जाती है पूरी जो लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस से नहीं गुजरी, लीगल प्रोसेस के ऐसे निकल के आ गई बाहर सामने, लो सामने आ गए तुम्हारे पीछे से गए, आगे से सामने, एंड बाय अलाउइंग आउटसाइड पर्सन, ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। यार सरकार की नीतियां एक कोई बात, अब यार आप अगर कल को फॉरेन सेक्रेटरी बन गए, तो आपने कहा कि यार ऐसा है, मैं आदित्य सर के लेक्चर देखता था, मुझे आदित्य सर बहुत पसंद है, मैं चाहता हूं कि मेरे एडवाइजर मतलब मेरे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर या फॉरेन मिनिस्टर के एडवाइजर जो हो वो आदित्य सर बन जाए। तो आप कहोगे कि आदित्य सर क्या बनना चाहोगे, मैं कहूंगा यार मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, फिर आप कहोगे नहीं सर आपको नॉलेज बहुत, तो बोलेंगे कि मैं बोलूंगा यार ठीक है मैं एडवाइस देने के लिए आ सकता हूं, पर मैं कोई मिनिस्टर नहीं, मैं कोई चुन के नहीं आया हूं, मेरे पास ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना आपको है, नहीं। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है कि आउटसाइड पर्सन को हमने अलाउ कर दिया है यहां टू प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। और ये पता कब हुआ था, ये हुआ था 1970s की सरकार में, किचन कैबिनेट, जब उस समय फेट अकॉम्प्ली ये वर्ड बहुत कॉमन हो रहा था। किसकी सरकार की बात हो रही है नाउ, ये कोई इंडिया के लिए कोई यूनिक चीज नहीं है कि अरे इंडिया में देखो क्या पहली बार चीज हो रही है, नहीं ऐसा पता क्या होता है, ऐसा यूएस में, ब्रिटेन में कई समय से हो रहा है। व्हाइट हाउस के जब राष्ट्रपति जी कई बार डिसीजन लेते हैं अपने चुपचाप ले लेते हैं, अकेले लेते हैं, एक दो को बता दी सेक्रेटरी जिसको इंपॉर्टेंट है उसको बता दी। ब्रिटेन में जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जब पीएम रात को बैठते हैं, एक हल्का सा मैसेज छोड़ दिया, बोल दिया कि ये होने वाला है, हां ठीक है मैं रेडी हूं, कोई बात नहीं। तो हमने वहां से देखा है एंड इट इज क्वाइट पावरफुल इन डिसीजन मेकिंग, इन इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट डिसीजंस। जरूरी भाई ये चीज बढ़िया लगती है, इससे फायदे हैं, यही वो आर्टिकल्स हैं जो हमने चैप्टर में आज पढ़े हैं, आर्टिकल 74, 75, 77, 78, 80, 76 कहां है, यहां पे 76 कहां गया, कौन सा आर्टिकल 76 इसमें क्यों नहीं है मुझे बताना। नाउ अभी सारे देख चुके हैं, अब यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, वापस चलते हैं क्वेश्चनों के पास। तो हमारे क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि सर हमें पहले आप ये बताओ कि जब भी देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, क्यों है, बिकॉज़ लोकसभा इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, क्या ऐसा है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऐसा है, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, क्या ऐसा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पांसिबल टू द लोकसभा। क्या लगता है आंसर, मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई लोग के मेरा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, क्यों, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोकसभा को रिस्पांसिबल टू द लोकसभा। करेक्ट आंसर इज डी। नाउ कम्स एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे चाहिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इन द सेंटर शैल बी डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट रिस्पांसिबल होता है, पार्लियामेंट होता है, बताना इसका आंसर। नाउ यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट एकदम करेक्ट, थ्योरेटिकली एकदम यही होती है। द पीएम शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ एनी लेजिस्लेचर फॉर एनी लेजिस्लेशन, करेक्ट बात है, ये भी सही है। तो आंसर इज 2 and 3। पार्लियामेंट रिस्पांसिबल नहीं होता भाई, सीओएम किसको होता है प्लीज बताइए। नाउ एक और आता है क्वेश्चन कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इट एक्सरसाइजेस द कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू हाउ, थ्रू व्हाट प्रोसेसेस। तो प्रोसेस ऐसी है, एडजॉर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तीन आंसर क्या होता है कि एडजॉर्नमेंट मोशन माने क्या है, हमने एडजॉर्न कर दी सभा, हमने एमपीज ने मिलकर खड़े होकर सरकार से कहा सरकार प्लीज इन बिलों में बात करो, इन देश में इशू चल रहा है इस पे बात करो, सरकार नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने पार्लियामेंट ने मतलब एडजॉर्न हो गया है मोशन और सरकार की जिम्मेदारी बना दी है कि पहले जो नेशनल इशू चल रहा है उस पर ध्यान दो, ये तुम सब बातें छोड़ो। तो हमने पार्लियामेंट को एडजॉर्न करा के हमने पार्लियामेंट को एकदम सस्पेंड कर दिया कुछ दिनों के लिए। सरकार को चेताया है कि देश में इशू चल रहा है, इसके ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर एक्शन लो। दूसरे क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन पूछते हैं तो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है अपना कंट्रोल सरकार से। क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन एमपीस पूछते हैं सरकार से, आंसर बताइए रिटन में या ओरल में जैसे मर्जी आपका आंसर दो हमको। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के जो आंसर आएंगे उन आंसरों के ऊपर भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तीनों तरीकों से हमारे पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन, व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, मैंने आपको बताया था ये होता है एम फॉर मनी बिल। अगर मनी बिल फेल हो गया दैट मींस इट्स अ डेड एंड, ये डेड एंड है, अब एंड ही है, इसके बाद बजट कोई मॉडिफाई नहीं होगा, इसके बाद बजट कोई राज्यसभा के पास नहीं जाएगा, इसका फाइनेंस मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं चाहिए, पूरे पीएम और उनकी कैबिनेट का इस्तीफा चाहिए, काउंसिल मिनिस्टर्स का, सब बाहर हो गया, मनी बिल फेल, यू आर डन, खत्म हो गया आपकी दास्तान। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं और क्वेश्चन के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं इस चैप्टर के एंड में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टीचर्स डे वाले दिन जो है कैबिनेट कमिटीज। तो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लक।